अराइवल ऑफ द सिम्प इन बैटल थ्रू द हेवंस। अध्याय 31। पास बैठा वू लांग हांग चीगोंग की हर हरकत को गौर से देख रहा था और 18 हथेलियों वाले ड्रैगन को वश में करने की हर चाल को अच्छी तरह याद कर रहा था। जल्द ही हांग चीगोंग ने 18 हथेलियों वाले ड्रैगन को वश में करने की आखिरी चाल, दिव्य ड्रैगन पूंछ घुमाता है, पूरी कर ली। उसने अपना रुख बदला, वुलांग की ओर मुड़ा और मुस्कुराते हुए पूछा, युवक, तुमने कितना सीखा है? हालांकि हांग चीगोंग पूछ रहा था कि वुलांग ने कितना सीखा है, लेकिन असल में उसे यकीन नहीं था कि वुलांग आधी चाल भी सीख सकता है। क्योंकि 18 हथेलियों वाले ड्रैगन को वश में करने की चालें आसान लगती थीं, लेकिन इन चालों के इस्तेमाल के रहस्यों को जाने बिना अगर कोई इन्हें सीख भी ले तो भी 18 हथेलियों वाले ड्रैगन को वश में करने की असली शक्ति को उजागर नहीं कर सकता। ये सिर्फ सती होगा। चीगोंग, जल्दी मत करो। कृपया इस जूनियर के इसे ठीक से याद करने का इंतजार करो। जैसे ही वुलैंग ने बोलना समाप्त किया, उसने धीरे से अपनी आंखों को बंद कर लिया और उसका मानसिक शरीर सीधे अपने चरित्र विशेषता पैनल की जांच करने के लिए सिम स्पेस में प्रवेश कर गया। जैसा मैंने सोचा था, जब वुलैंग ने विशेषता पैनल पर ड्रैगन को 18 हथेलियों पर वश में करने की कौशल जानकारी देखी तो उसकी तलवार जैसी आंखों से तुरंत एक तेज चमक निकल आई। हालांकि वुलैंग ने ड्रैगन को 18 हथेलियों पर वश में करने की कला को केवल जबरदस्ती याद किया था और उसकी शक्ति का बिल्कुल भी उपयोग नहीं कर पाया था, फिर भी तियानशा गेम सिस्टम ने पहचान लिया कि उसने ड्रैगन को 18 हथेलियों पर वश में करने की कला सीख ली है। हालांकि उसकी रैंक अभी भी प्रवेश स्तर की थी। अगर वुलैंग को ड्रैगन को 18 हथेलियों पर वश में करने की अपनी सही समझ के साथ इसे स्वयं साधना करनी होती तो इसे प्रवेश स्तर तक साधना असंभव होता, लेकिन उसे किसने बताया कि उसके पास एक चाल है? ड्रैगन को 18 हथेलियों पर वश में करना और लिंगबो माइक्रोस्टेप एक ही रैंक की मार्शल आर्ट थीं। अभी तक प्रवेश न करने वाले से प्रवेश स्तर तक आगे बढ़ने के लिए 100 अनुभव अंक चाहिए थे, जिसका मतलब था 100 सिम्प एसेंस खर्च करना। वुलैंग के पास अभी 100 से ज़्यादा सिम्प एसेंस बचे थे। एक विचार के साथ उसने ड्रैगन को 18 हथेलियों से वश में करने की कला को प्रवेश स्तर तक बढ़ाने के लिए 100 सिम्प एसेंस खर्च कर दिए। हांग चीगोंग और हुआंग रोंग की नज़रों में वुलैंग बस अपनी जगह पर बैठा रहा, 5 सेकंड के लिए विचार में अपनी आंखें बंद की और फिर अपनी आंखों को खोला। वुलैंग को आंखें खोलते देख हुआंग रोंग खुद को उत्सुकता से पूछने से नहीं रोक सका, भाई लैंग, आपने ड्रैगन को 18 हथेलियों से वश में करने की कितनी चालें सीखी हैं? मैं मुश्किल से कुछ सही पहलू सीख पाया हूँ। वुलैंग ने अपने चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान दिखाई, पहले हुआंग रोंग से बात की, फिर हांग चीगोंग की ओर मुस्कुराते हुए कहा, चीगोंग, ये जूनियर अब ड्रैगन को 18 हथेलियों से वश में करने का प्रदर्शन करेगा। अगर कुछ भी गलत हो तो कृपया हंसना मत, चीगोंग। जैसे ही वुलांग ने बोलना समाप्त किया, वह उछलकर एक बड़े पेड़ के पास दौड़ा, जो लगभग एक कटोरे जितना चौड़ा था। अपने बाएं पैर को थोड़ा मोड़ा, अपने दाहिने हाथ को अंदर की ओर मोड़ा और अपनी दाहिनी हथेली को एक गोलाकार घुमाते हुए एक जोरदार झटका मारा। धमाका! जैसे ही वुलांग की हथेली पेड़ के तने से टकराई, पूरा पेड़ जोर से हिल गया। अगले ही पल पेड़ का आधा हिस्सा टूटकर जोरदार धमाके के साथ गिर गया। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। होंग चीगोंग, जो एक चुटकुला देखने की तैयारी कर रहा था, अचानक अपना भाव बदलकर गंभीर हो गया। होंग चीगोंग की दृष्टि और अनुभव से वह स्वाभाविक रूप से बता सकता था कि वुलांग के होंगलोंग युहुई मूव ने 18 हथेलियों वाले ड्रैगन को वश में करने के सार को पहले ही समझ लिया था। हालांकि अभी भी थोड़ा कच्चा था, इसे प्रवेश स्तर माना जा सकता था। वुलांग ने होंग चीगोंग के चौंकने वाले भाव को नज़रअंदाज किया और तुरंत बाकी 17 हथेलियों से वार किया। जब तक उसने आखिरी हथेली, दिव्य ड्रैगन पूंछ घुमाता है, तब तक हांग चीगोंग पूरी तरह से स्तब्ध रह गया था। जब हांग चीगोंग ने स्वयं 18 हथेलियों से ड्रैगन को वश में करना सीखा था तो उसे प्रवेश स्तर तक साधना करने में लगभग आधा महीना लगा था। फिर भी वुलैंग ने उसे 18 हथेलियों से ड्रैगन को वश में करने का अभ्यास केवल एक बार देखा था और पहले ही प्रवेश स्तर तक साधना कर ली थी। यह असमानता बहुत ज्यादा थी। हांग चीगोंग के अचंभित भाव को देखकर हुआंग रोंग की सुंदर आंखों में धूर्तता की झलक दिखाई दी और उसने गर्व और आत्मविश्वास से भरी नज़र से पूछा, चीगोंग, भाई लैंग का 18 हथेलियों से ड्रैगन को वश में करना कैसा रहा? हाय, इस बूढ़े भिखारी ने इस बार सचमुच हार मान ली। मैंने अपना खास हुनर सिर्फ एक भुने हुए खरगोश के लिए गंवा दिया। हुआंग रोंग की बातें सुनकर हांग चीगोंग ने कुछ बेबसी से कहा। शुरुआत में हांग चीगोंग ने सिर्फ चंचल मन से 18 हथेलियों से ड्रैगन को वश में करने का अभ्यास किया था, लेकिन किसने सोचा होगा कि उसका सामना वुलैंग जैसे धोखेबाज से होगा, जिसने किसी तरह उससे 18 हथेलियों से ड्रैगन को वश में करने का अभ्यास सीख लिया था। इस बार उसे सचमुच बहुत बड़ा नुकसान हुआ। चीगोंग मजाक कर रहा है। ये भी आपकी सब कुछ सिखाने की इच्छाशक्ति की बदौलत ही है कि यह जूनियर 18 हथेलियों से ड्रैगन को वश में करने का अभ्यास सीख पाया। वुलैंग ने हांग चीगोंग के पछतावे भरे भाव देखे, पहले तो चापलूसी भरे अंदाज में उसकी तरफ हाथ बढ़ाया,
फिर हुआन रोंग की ओर मुड़ा और अपनी तलवार जैसी भौं उठाई। वैसे रोंगर खाना बनाने में माहिर है। जब हम आगे वाले शहर में पहुंचेंगे तो क्या आप उसे उसके लिए कुछ स्वादिष्ट व्यंजन बनाने देंगे? हुआन रोंग ने वुलांग के सूक्ष्म संकेत को भांप लिया और उसके छोटे से चेहरे पर तुरंत एक मधुर, आज्ञाकारी मुस्कान उभर आई। बिल्कुल सही। रोंगर खाना बनाने में माहिर है। एक बार जब हम शहर पहुंच जाएंगे और पर्याप्त मसाले और सामग्री खरीद लेंगे तो मैं गारंटी देती हूं कि ये व्यंजन चीगोन को जी भरकर खाने पर मजबूर कर देंगे। वाह वाह वाह, हम किसका इंतजार कर रहे हैं? चलो जल्दी चलते हैं। जैसे ही हान चीगोंग ने स्वादिष्ट भोजन के बारे में सुना, उसने अपने पछतावे की परवाह करना छोड़ दिया और आगे छोटे शहर की ओर चल पड़ा। वुलांग और हुआन रोंग हान चीगोंग के पीछे पीछे चले, एक दूसरे को देखा और दोनों ने एक चालाक मुस्कान बिखेरी। हान चीगोंग जैसे प्रतिष्ठित वरिष्ठों के पास अक्सर कई अलग अलग अनोखे कौशल होते थे। हालांकि वुलांग ने हान चीगोंग से 18 हथेलियों को वश में करने वाली ड्रैगन विद्या पहले ही सीख ली थी, हुआन रोंग ने अभी तक उससे मार्शल आर्ट नहीं सीखी थी। इसलिए वुलांग ने हुआन रोंग को हान चीगोंग को लुभाने के लिए भोजन का उपयोग करने का संकेत दिया। अगर हुआन रोंग बाद में दावत बनाता तो हान चीगोंग के पेटू स्वभाव के कारण वह आसानी से हुआन रोंग को कुत्ता मारने की छड़ी तकनीक सिखा देता। अगले महीने हुआन रोंग ने हान चीगोंग के लिए हर दिन स्वादिष्ट खाना बनाया। इन स्वादिष्ट व्यंजनों को चारे के रूप में इस्तेमाल करके और हुआन रोंग के स्वाभाविक रूप से आकर्षक व्यक्तित्व के साथ हान चीगोंग ने स्वाभाविक रूप से उसे कुत्ता मारने की छड़ी तकनीक सिखा दी। ज़ियांग्यांग शहर पहुंचने पर हुआन रोंग को पता चला कि हान चीगोंग जा रही है और वह कुछ हिचकिचाहट के साथ कहने से खुद को नहीं रोक पाई, गुरु आप इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं? रोंगर के पास अभी भी बहुत सारे व्यंजन हैं जो मैंने आपके लिए नहीं बनाए हैं। शुरुआत में हुआन रोंग केवल हान चीगोंग से मार्शल आर्ट सीखना चाहती थी, लेकिन एक महीने की बातचीत के बाद और खासकर हान चीगोंग द्वारा उसे कुत्ता मारने की छड़ी तकनीक सिखाने के बाद उसने अब आधिकारिक तौर पर हान चीगोंग को अपना गुरु मान लिया था। ये जानना जरूरी है कि कुत्ते को डंडे से पीटने की तकनीक 18 हथेलियों वाले ड्रैगन को वश में करने की तकनीक से अलग थी। कई भिखारी कबीले के बुजुर्ग 18 हथेलियों वाले ड्रैगन को वश में करने की कुछ चालें जानते थे, लेकिन कुत्ते को डंडे से पीटने की तकनीक केवल भिखारी कबीले के नेताओं द्वारा ही सीखी जा सकती थी। हुआन रोंग को कुत्ते को डंडे से पीटने की तकनीक सिखाने की होंग चीगोंग की इच्छा का मतलब था कि वह चाहते थे कि हुआन रोंग अगला भिखारी कबीला नेता बने, इसलिए हुआन रोंग के लिए उन्हें अपना गुरु मानना स्वाभाविक था। होंग चीगोंग ने हुआन रोंग की बातें सुनी और अवचेतन रूप से निगल लीं, लेकिन फिर भी दृढ़ता से अपना सिर हिलाया। रोंगर, मैंने पहले कभी किसी को 3 दिनों से ज़्यादा मार्शल आर्ट नहीं सिखाया। मैं इस यात्रा में तुम दोनों के साथ 1 महीने से ज़्यादा समय तक यात्रा कर चुका हूँ, इसलिए इस बूढ़े भिखारी के जाने का समय आ गया है। होंग चीगोंग ने फिर वुलांग की ओर मुड़कर कहा, छोटे लांग, तुम्हें रोंगर का अच्छे से ख्याल रखना होगा। अगर हम अगली बार फिर मिले और इस बूढ़े भिखारी को पता चला कि तुमने रोंगर को परेशान किया है तो मैं तुम्हें खुद पीटूंगा। ये सुनकर वुलांग ने सीधे हान चीगोंग की आंखों में देखा और गंभीरता से कहा, चीगोंग, निश्चिंत रहो, मैं रोंगर को कभी नहीं धमकाऊंगा और न ही किसी और को रोंगर को धमकाना दूंगा। ठीक कहा, हम फिर मिलेंगे। हान चीगोंग ने संतुष्टि से सिर हिलाया, फिर हुआन रोंग को रुकने का मौका दिए बिना वह मुड़ा और कुछ ही छलांगों में गली के अंत में गायब हो गया। वुलांग ने हान चीगोंग को वापस जाते हुए देखा, हुआन रोंग का हाथ थामा और उसे दिलासा देते हुए कहा, रोंगर, तुम्हें इतना दुखी होने की जरूरत नहीं है। चीगोंग जैसे गुरु ने हमेशा आराम की जिंदगी पसंद की है और अगर वह हमेशा हमारे पीछे चलता रहा तो चीगोंग के लिए मुश्किल होगी। इसके अलावा मुझे विश्वास है कि हम भविष्य में फिर से चीगोंग से मिलेंगे। हुआन रोंग ने थोड़ा सिर हिलाया और धीरे से अपना सिर वुलांग की छाती से टिका दिया। हान चीगोंग के जाने के बाद वुलांग हुआन रोंग के साथ पूसी को सांप के निशान ढूंढने नहीं गया, बल्कि पहले उसे ज़ियांग्यांग शहर की सबसे बड़ी सराय में ठहराने ले गया। अगली सुबह ज़ियांग्यांग शहर के बाहर घने जंगल में हुआन रोंग वुलांग का पीछा करती रही जब वह पेड़ों की शाखाओं के बीच से उड़ रहा था। वुलांग को इधर उधर देखते देखकर वह उत्सुकता से पूछने से खुद को रोक नहीं पाए, भाई लैंग, क्या तुम कुछ ढूंढ रहे हो? मैं ढूंढ रही हूँ, मिल गया। जैसे ही वुलांग हुआन रोंग को समझाने ही वाला था कि उसके द्विसांप 3 पुष्प पुतलियों ने अचानक सैकड़ों मीटर दूर अपरिचित सांपों के एक समूह की आभा को महसूस किया और वह उसे जल्दी से उस दिशा में ले गया। उद्धरण चिन्ह। जब हुआन रोंग वुलांग के पीछे पीछे वहां पहुंचा जहां अपरिचित सांप इकट्ठे थे तो वह एक पेड़ की शाखा पर खड़ी होकर नीचे का दृश्य देखकर पूरी तरह स्तब्ध रह गई। नीचे एक विशाल गुफा थी और कुछ अजीब सांप, जिनके सिर पर मांसल सींग थे और जिनके शरीर से हल्की सुनहरी रोशनी निकल रही थी, गुफा के बाहर रेंग रहे थे। हुआन रोंग ने उन अजीब सांपों के सिर पर मांसल सींगों को देखा और कुछ अनिश्चित भाव से पूछा, भाई लैंग, ये किस तरह के सांप हैं? ये छोटे बाल के ड्रैगन तो नहीं हो सकते? रोंग, इन सांपों को पूसी को सांप कहते हैं।
इस प्रकार के सांप के पित्त का सेवन न केवल आपके कौशल को बढ़ा सकता है, बल्कि आपकी क्यूई और शक्ति को भी मजबूत कर सकता है। ये स्वर्ग और पृथ्वी का एक सर्वोच्च खजाना है। वू लैंग ने पहले हुआन रोंग को पूसी को सांप की उत्पत्ति के बारे में बताया, फिर उसकी ओर मुड़कर निर्देश दिया, रोंग तुम पहले यहीं रुको, मैं कुछ पूसी को सांप पकड़ता हूँ। जैसे ही वुलांग ने बोलना समाप्त किया, उसका शरीर आकाश से उतरते बाज की तरह हिलने लगा, जिससे हवा में सफ़ेद प्रतिबिंबों का एक निशान छूट गया और वह बिजली की तरह तेजी से सांपों के समूह की ओर दौड़ पड़ा। हालांकि ये पूसी को सांप हवा की तरह चलते थे और उन्हें पकड़ना बेहद मुश्किल था, फिर भी वुलांग के प्रमुख उपलब्धि स्तर के लिंगबो माइक्रोस्टेप के सामने उनकी गति थोड़ी धीमी लग रही थी। वुलांग ने लिंगबो माइक्रोस्टेप को पूरी तरह से छोड़ दिया और कुछ समय के लिए पूरा जंगल सफ़ेद प्रतिबिंबों से भर गया। हर बार जब वह हाथ बढ़ाकर पकड़ता तो एक पूसी को सांप अनिवार्य रूप से उसके हाथ में आ गिरता। जब भी वुलांग पूसी को सांप की पूंछ पकड़ता तो उसे जोर से झटका देता, जिससे पूसी को सांप हवा में कोड़े की तरह चटक जाता। चूंकि सांपों के शरीर कई जोड़ों से बने होते हैं, इसलिए जब वुलांग उन्हें जोर से झटका देता तो इन पूसी को सांपों की हड्डियां और जोड़ अलग हो जाते, जिससे वे हिल नहीं पाते। वुलैंग ने एक पंक्ति में 12 पूसी को सांप पकड़े और फिर इधर उधर भाग रहे बाकी पूसी को सांपों को छोड़ दिया। फिर वह हुआन रोन को इन पूसी को सांपों को संसाधित करने के लिए पास की एक नदी पर ले गया। हुआन रोन के कुशल चाकू के इस्तेमाल से 12 पूसी को सांपों को जल्दी से उत्कृष्ट सामग्री में बदल दिया गया और वुलैंग ने खाना बनाते समय सांप के पित्त को खाना शुरू कर दिया। पूसी को सांप का पित्त बाहर से गहरे बैंगनी रंग का था और उसमें से मछली जैसी गंध आ रही थी, लेकिन अपनी साधना को जल्दी से बेहतर बनाने के लिए वुलैंग के पास उसे एक ही घूंट में निगलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, और वह भी मतली को सहते हुए। जैसे ही उसने सांप का पित्त निगला, वुलैंग ने तुरंत अपनी पूरी शक्ति से नीलाकाष्ठ कला का संचार किया, जिससे सांप के पित्त में निहित शक्तिशाली ऊर्जा अवशोषित और परिष्कृत हो गई। नीलाकाष्ठ कला के अवशोषण और शोधन के अंतर्गत सर्प पित्त में निहित ऊर्जा को 2 भागों में विभाजित किया गया। एक भाग को युद्धक क्यूई में परिवर्तित किया गया और दूसरे भाग को वुलैंग के शरीर में एकीकृत किया गया, जिससे उसकी शारीरिक संरचना और भी बेहतर हो गई। पहले सर्पपित्त की ऊर्जा पूरी तरह से परिष्कृत होने के बाद वुलैंग ने तुरंत दूसरे सर्पपित्त को उठाया और उसका सेवन किया। इस प्रकार उसने एक ही बार में लगातार 9 सर्पपित्त का सेवन किया और 3 सितारा युद्ध साधक तक पहुंच गया और फिर सर्पपित्त का सेवन रोक दिया। हालांकि स्वर्ग और पृथ्वी के खजाने का सेवन करने से साधना में तेजी से वृद्धि हो सकती है, लेकिन जब भी कोई किसी क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसे साधना को सुदृढ़ करने के लिए एक निश्चित समय की आवश्यकता होती है। अन्यथा यदि नींव मजबूती से नहीं रखी गई है तो भविष्य में आगे की सफलताएं प्राप्त करना और भी कठिन हो जाएगा। इसके अलावा हुआन रोंग ने अभी तक इन सांपों के पित्त नहीं खाए थे और ये 3 बचे हुए सांपों के पित्त वह स्वयं खा सकती थी, जिससे उसकी साधना में भी उल्लेखनीय सुधार होना चाहिए। अगले आधे महीने तक वुलांग और हुआन रोंग हर सुबह पूसी को सांपों का शिकार करने जाते, अपनी साधना को बेहतर बनाने के लिए उनके पित्त खाते और फिर अंधेरा होने से पहले आराम करने के लिए जियांग्यांग शहर की सराय में वापस चले जाते। हालांकि स्वर्ग और पृथ्वी के खजाने जैसे पूसी को सांपों के पित्त का अधिक सेवन करने पर अंततः दवा प्रतिरोध विकसित हो जाएगा। पिछले आधे महीने में वुलांग और हुआन रोंग ने सैकड़ों पूसी को सांपों के पित्त खा लिए थे और ये पित्त अब उनके लिए ज्यादा मददगार नहीं थे। आधे महीने से ज्यादा की साधना के बाद वुलांग और हुआन रोंग की साधना में भी काफी सुधार हुआ था। वुलांग की साधना अब 8 सितारा युद्ध साधक के स्तर तक पहुंच गई थी और उसका शारीरिक गुण भी काफी बढ़ गया था। अगर वह अपनी युद्ध ची सक्रिय न भी करे तो भी उसका एक जोरदार मुक्का अब 1000 से ज्यादा कैटीज की शक्ति प्रदान कर सकता था। हुआन रोंग की साधना एक जियांगहू प्रथम श्रेणी के मार्शल आर्टिस्ट के स्तर तक पहुंच गई थी। लिंगबो माइक्रोस्टेप और डॉग बीटिंग स्टाफ तकनीक में उसकी महारत के साथ अगर उसका सामना हांग चीगोंग के स्तर के किसी मजबूत व्यक्ति से भी होता तो वह कम से कम सुरक्षित रूप से पीछे हट सकती थी। कांव कांव कांव। एक दिन जब हुआन रोंग हमेशा की तरह पूसी को सांप का मांस पका रही थी, अचानक दूर से एक तेज चील की चीख सुनाई दी। कुछ ही देर बाद पास के जंगल से एक इंसान से भी ऊंचा एक बड़ा चील निकला। अचानक प्रकट हुआ यह विशाल बाज 2 मीटर से भी ज्यादा लंबा और देखने में बेहद बदसूरत था। इसके पंख बिखरे हुए थे, मानो ज्यादातर पंख नोच लिए गए हों, और उनका रंग पीला काला था जो बहुत गंदा लग रहा था। इसकी चोंच टेढ़ी थी और इसके सिर पर एक बड़ा रक्त लाल मांसल ट्यूमर था। इसके पैर असामान्य रूप से मोटे थे और जब ये चलता था तो किसी राजसी सेनापति जैसा दिखता था। हुआन रोंग ने बाज का रूप स्पष्ट रूप से देखा तो उसने अवचेतन रूप से शिकायत की, कितना बदसूरत बाज है। कांव कांव कांव। बड़े बाज ने हुआन रोंग की बातों पर ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय उसने अपने अपेक्षाकृत छोटे पंख फैलाए, भुने हुए सांप के मांस की ओर इशारा किया और चीख मारी। बाज की हरकतें देखकर वुलांग हंसा, भुने हुए सांप के मांस के कुछ टुकड़े उठाए और लापरवाही से बाज की ओर फेंक दिए।
गुगुगु, ये देखकर बड़े बाज का विशाल सिर अचानक आगे बढ़ा और वुलांग द्वारा फेंके गए सांप के मांस को झपटकर एक ही घूंट में निगल गया और एक संतुष्ट चीख निकाली। महान कोंडोर का मानव सदृश व्यवहार देखकर हुआंग रोंग ने सुझाव दिया, भाई लैंग, ये बदसूरत कोंडोर कितना बुद्धिमान है। हम इसे अपने पास क्यों नहीं रखते। इस तरह के स्वाभाविक रूप से असामान्य पक्षी को मानव स्वभाव की समझ होनी चाहिए। रोंगर, मुझे लगता है कि इसे पालतू जानवर की बजाय दोस्त की तरह रखना बेहतर होगा। वू लैंग ने दिव्य कोंडोर की ओर भुने हुए सांप के मांस के कुछ टुकड़े फेंकते हुए हुआंग रोंग से कहा। इस बार जियांग्यांग शहर आने के वू लैंग के 2 उद्देश्य थे। पहला, पूसिक्वो सांप को ढूंढना और दूसरा, दिव्य कोंडोर और तलवार दानव के अवशेषों को ढूंढना। शुरुआत में वू लैंग ने दिव्य कोंडोर की तलाश करने से पहले कुछ देर सांप का पित्त खाने की योजना बनाई थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि दिव्य कोंडोर उसे पहले ढूंढ लेगा। भाई कोंडोर, क्या आप थोड़ी शराब लेंगे। दिव्य कोंडोर को भुना हुआ सांप का मांस खाते देखकर वू लैंग ने अपने साथ रखी लौकी को खोला और उसे हिलाया और पुरानी शराब की सुगंध तुरंत फैल गई। कुकू, हवा में फैली शराब की सुगंध को सूंघकर दिव्य कोंडोर खुशी से चीखा, अपने मोटे पैरों से वू लैंग के पास गया और कुशलता से अपना मुंह खोला। हा, ये देखकर वू लैंग मुस्कुराया और लौकी से निकली बढ़िया शराब दिव्य कोंडोर की नुकीली चोंच में डाल दी। ताली ताली ताली। हुआंग रोंग के अविश्वास भरे भाव के बीच शराब पीने के बाद इस बड़े बदसूरत कोंडोर ने अपने पंख से वू लैंग के कंधे को धीरे से थपथपाया, बिल्कुल कोंडोर कोट पहने किसी व्यक्ति की तरह। दिव्य कोंडोर का मानव जैसा रूप देखकर हुआंग रोंग खुद को रोक नहीं पाया और बोला, भाई लैंग, क्या यह आदमी आत्मा बन गया है। वू लैंग हंसा, रोंगर, मुझे लगता है कि यह कुछ समय तक इंसानों के साथ रहा होगा, इसीलिए यह इतना बुद्धिमान है। कुकू, लौकी की बढ़िया शराब पीने के बाद दिव्य कोंडोर ने अपने पंख से वू लैंग को धक्का दिया, अपना बड़ा सिर झुकाया और एक तरफ चल दिया। रोंगर, लगता है ये हमें कहीं ले जाना चाहता है। चलो देखते हैं। वू लैंग ने देखा कि दिव्य कोंडोर हर कदम रुक रहा है और अपना सिर उसकी ओर झुका रहा है, इसलिए उसने हुआंग रोंग का छोटा सा हाथ खींचा और उसके पीछे पीछे चला गया। गागा, वू लैंग को हुआंग रोंग के साथ अपने पीछे आते देखकर दिव्य कोंडोर ने एक उत्तेजित चीख मारी और अपने 2 मोटे पैरों से दौड़ने लगा। हालांकि दिव्य कोंडोर थोड़ा अनाड़ी लग रहा था, लेकिन चट्टानों और घास के बीच से उसकी गति एक सरपट दौड़ते घोड़े से भी तेज थी। वू लैंग और बाकी लोगों को दिव्य कोंडोर की गति के साथ बने रहने के लिए लिंगबो माइक्रोस्टेप का इस्तेमाल करना पड़ा। कुकू, दिव्य कोंडोर ने वू लैंग और अन्य लोगों को आधे घंटे की तेज दौड़ में आगे बढ़ाया। पहले एक छोटे से रास्ते से घाटी में पहुंचा, फिर घाटी में एक गुफा की ओर 3 बार सिर हिलाया और पुकारा, फिर मुड़कर वू लैंग और अन्य लोगों की ओर देखा। दिव्य कोंडोर की हरकतें देखकर हुआंग रोंग वू लैंग के पास झुका और फुसफुसाया, भाई लैंग, इस महान कोंडोर को प्रशिक्षित करने वाला गुप्त गुरु शायद इसी गुफा में रहता है। ऐसा लगता है कि वह हमें गुफा को प्रणाम करने के लिए कह रहा है ना? तो फिर हमें प्रणाम करना चाहिए। जैसे ही वू लैंग ने बोलना समाप्त किया, वह तुरंत हुआंग रोंग को गुफा की ओर प्रणाम करते हुए ले गया। वू लैंग और अन्य लोगों के प्रणाम करने के बाद दिव्य कोंडोर ने आखिरकार सिर हिलाया, वू लैंग की आस्तीन अपनी चोंच में ली और उसे गुफा के अंदर खींच लिया। ये गुफा ज्यादा गहरी नहीं थी। वू लैंग और अन्य लोग अंत तक पहुंचने से पहले केवल 3 झांग ही चले। पूरी गुफा में बस एक पत्थर की मेज और एक पत्थर की बेंच थी। कुकू, दिव्य कोंडोर ने गुफा के कोने की ओर कई बार आवाज लगाए। वू लैंग और बाकी लोग आवाज का पीछा करते हुए कोने में बजरी से बनी एक कब्र देखी। हुआंग रोंग की नज़र इधर उधर घूमी और उसने अचानक कब्र के बगल वाली पत्थर की दीवार की ओर इशारा करते हुए कहा, भाई लैंग, इस गुफा की दीवार पर कुछ शब्द लिखे हुए लग रहे हैं। ये सुनकर वू लैंग आगे बढ़ा और पत्थर की दीवार पर लगी काई को झाड़ दिया और दीवार पर खुदे शब्द तुरंत साफ हो गए। पत्थर की दीवार पर अक्षरों की 3 पंक्तियां खुदी हुई थीं। ये अक्षर बहुत बारीक थे, लेकिन पत्थर में बहुत गहराई तक उकेरे गए थे। जाहिर है किसी तेज दैवीय हथियार से बनाए गए थे। 3 पंक्तियों का सार था, 30 वर्षों से अधिक समय तक जियांगू में घूमने, सभी शत्रुओं को मारने और सभी नायकों को हराने के बाद दुनिया में कोई भी नहीं बचा है जिससे मैं मुकाबला कर सकूं। असहाय होकर मैंने एक गहरी घाटी में एकांत में रहने का विकल्प चुना है। एक कोंडोर के साथ दोस्ती कर रहा हूं। अफसोस, जीवन भर एक प्रतिद्वंद्वी की तलाश करना और किसी को न पाना, वास्तव में यह एक अकेला और असहनीय भाग्य है। अक्षरों की 3 पंक्तियों के नीचे एक हस्ताक्षर था, जिस पर हस्ताक्षर करने वाले का नाम तलवार दानव डुगु क्यूबाई था। डुगु क्यूबाई द्वारा छोड़े गए शिलालेख को देखकर हुआंग रोंग मन ही मन सोचने से खुद को रोक नहीं पाए, तलवार दानव डुगु क्यूबाई, कितना दबंग नाम है। मुझे बस यही लग रहा है कि क्या वह शेखी बघार रहा है, और क्या वह मेरे पिता और चीगोंग जितना ही शक्तिशाली है। वू लैंग हुआंग रोंग के विचारों से अनभिज्ञ था, लेकिन वह जानता था कि डुगु क्यूबाई एक महान व्यक्ति थे, इसलिए उसने डुगु क्यूबाई की कब्र की ओर 3 बार गंभीरता से प्रणाम किया। कुकू,
वुलांग की हरकतें देखकर दिव्य कोंडोर ने सिर हिलाया, फिर अपना सिर नीचे किया, उसकी आस्तीन अपनी चोंच में ली और उसे बाहर खींच लिया। दिव्य कोंडोर के खींचने पर वुलांग और अन्य लोग उसके पीछे गुफा से बाहर निकले और फिर गुफा के पीछे एक चट्टान की ओर चल पड़े। ये चट्टान गुफा के पीछे एक विशाल पर्दे की तरह खड़ी थी। चट्टान के बीचों बीच जमीन से लगभग 20 झांग ऊपर एक विशाल पत्थर का चबूतरा था, जिस पर धुंधले अक्षर खुदे हुए थे। वुलांग ने अपनी नजरें एकाग्र की और अपनी दृष्टि से वह पत्थर पर खुदे 2 बड़े अक्षरों को साफ देख सका, तलवार मकबरा। गागा। दिव्य कोंडोर ने अपने पंख से वुलांग को धक्का दिया, अपना बड़ा सिर उठाया और पत्थर के चबूतरे की ओर तेजी से चीख मारी, जिससे वुलांग को उस पत्थर के चबूतरे पर चढ़ने का साफ संकेत मिल गया। दिव्य कोंडोर का आशय समझ लेने के बाद वुलांग ने चट्टान पर चढ़ने की जल्दी नहीं की, बल्कि पहले चिकनी चट्टान की सतह को देखा। ये चट्टान जमीन से लगभग 90 डिग्री सीधी थी और चट्टान की दीवार चिकनी थी, जिसमें पैर रखने के लिए कोई जगह नहीं थी, जिससे लिंगबो माइक्रोस्टेप जैसे हल्के कौशल से भी चढ़ना बहुत मुश्किल हो रहा था। हालांकि वुलांग ने जल्दी ही पत्थर की दीवार पर कुछ करीने से जमी काई देख ली। ये काई के धब्बे लगभग एक हथेली के आकार के थे और हर कुछ फुट की दूरी पर लंबवत रूप से फैले हुए थे, जिसका स्पष्ट रूप से एक विशेष महत्व था। वुलांग ने हाथ बढ़ाकर काई के सबसे निचले हिस्से को छुआ और मुट्ठी भर काली मिट्टी निकाली, जिससे एक छोटा सा गड्ढा दिखाई दिया जिसमें आधी हथेली समा सकती थी। संभवतः ये छोटे गड्ढे उस समय डुगु क्यूबाई ने खोदे थे, लेकिन समय बीतने के कारण ये छोटे गड्ढे मिट्टी से भर गए और फिर काई उगाई, जिससे वे अवरुद्ध हो गए। रोंग मेरे साथ आओ और सीनियर डुगु द्वारा छोड़े गए तलवार मकबरे को देखने चलें। वुलांग ने हुआंग रोंग को पुकारा और अपने हाथों से काई और काली मिट्टी खोदते हुए वह खोदे गए गड्ढों पर कदम रखते हुए तेजी से पत्थर के चबूतरे के पास पहुंच गया। जब वुलांग और हुआंग रोंग क्रमिक रूप से पत्थर के मंच पर चढ़े तो उन्होंने पाया कि तलवार मकबरे के बगल में छोटे अक्षरों की एक पंक्ति भी खुदी हुई थी। तलवार दानव डुगु क्यूबाई, जिसका दुनिया में कोई समान नहीं था, ने अपनी तलवार यहाँ दफना दी थी। अफसोस, सभी नायक शक्तिहीन होने के कारण लंबी तलवार व्यर्थ में तेज है। क्या ये दुखद नहीं है? इस ऊंचे चबूतरे पर खड़े होकर डुगु क्यूबाई द्वारा छोड़ी गई पत्थर की नक्काशी को देखते हुए वुलांग को अचानक एकांत का गहरा एहसास हुआ। दूसरी ओर वुलांग और अन्य लोगों को तलवार मकबरे पर चढ़ते देख दिव्य कोंडोर भी उनके पीछे पीछे पत्थर के छेदों पर पैर रखकर तलवार मकबरे पर चढ़ गया। हालांकि दिव्य कोंडोर थोड़ा अनाड़ी लग रहा था, फिर भी वह कुछ ही सांसों में पत्थर के चबूतरे पर पहुंच गया। वुलांग और अन्य लोगों से ज्यादा देर नहीं। कुकू। दिव्य कोंडोर ने वुलांग की ओर कूदते हुए अपने मोटे स्टील के पंजे फैलाए और तलवार मकबरे पर पत्थर की पटिया उठाई, जिससे 3 लंबी तलवारें एक दूसरे के बगल में रखी हुई दिखाई दी। 3 लंबी तलवारों के अलावा पहली और दूसरी तलवारों के बीच एक लंबी पत्थर की पट्टी भी थी, जिसमें तीनों तलवारें और पत्थर की पट्टी एक नीले पत्थर पर रखी हुई थी। ये देखकर वुलांग ने हाथ बढ़ाकर पहली नीली लंबी तलवार उठा ली। लंबी तलवार के नीचे नीले पत्थर पर छोटे अक्षरों की 2 पंक्तियां खुदी हुई थीं, तीक्ष्ण और भयंकर, अविनाशी। मैंने इसे अपने 20वें वर्ष से पहले पीली नदी के उत्तर में वीरों से लड़ने के लिए इस्तेमाल किया था। हुआंग रोंग ने अपने सुंदर बालों की एक लट खींची और उसे वुलांग के हाथ में रखी नीली लंबी तलवार पर फेंक दिया। जैसे ही बालों की लट तलवार की धार पर लगी, वह तुरंत 2 हिस्सों में टूटकर जमीन पर गिर पड़ी। ये देखकर हुआंग रोंग खुद को रोक नहीं पाया और बोला, कितनी तेज और कीमती तलवार है। वुलांग ने लापरवाही से नीली लंबी तलवार हुआंग रोंग को थमा दी, फिर पत्थर की लंबी पट्टी उठा ली। पत्थर की पट्टी के नीचे छोटे अक्षरों की 2 पंक्तियां भी खुदी हुई थीं, बैंगनी वेई कोमल तलवार मेरे 30वें वर्ष से पहले इस्तेमाल की गई। गलती से एक निर्दोष को घायल कर दिया, एक अशुभ संकेत, इसलिए इसे एक गहरी घाटी में छोड़ दिया। वुलांग ने मन ही मन पछतावे से आह भरी, फिर हाथ बढ़ाकर दूसरी लंबी तलवार उठा ली। हालांकि इस लंबी तलवार का वजन 70 से 80 किलो था, लेकिन वुलांग के लिए, जिसकी ताकत 1000 किलो थी, ये कुछ भी नहीं थी। इस काली लंबी तलवार के नीचे छोटे छोटे अक्षरों की 2 पंक्तियां भी खुदी हुई थीं, बिना नोक वाली भारी तलवार, महान कौशल, अनाड़ी लगता है। 40 साल की उम्र से पहले दुनिया घूमने के लिए इसी पर निर्भर था। भारी लोहे की तलवार के नीचे खुदे छोटे छोटे अक्षरों को देखकर हुआंग रोंग खुद को थोड़ा सा सिर हिलाए बिना कह सका, ये वरिष्ठ डुगु सचमुच एक कुशल तलवारबाज लगता है। आज के मार्शल फॉरेस्ट में ज्यादातर तलवारबाजियां हल्केपन और तेजी की तलाश में होती हैं, फिर भी डुगु क्यूबाई बिना नोक वाली भारी तलवार, महान कौशल, अनाड़ी लगता है कि मार्शल तलवार सिद्धांत को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत कर सकता था। सिर्फ यही बात उसकी तलवारबाजी के बेहद ऊंचे स्तर को दर्शाती है। जब वुलांग ने हाथ बढ़ाकर आखिरी लकड़ी की तलवार उठाई तो उसने उसके नीचे छोटे छोटे अक्षरों की 2 पंक्तियां खुदी हुई देखीं, 40 के बाद बिना किसी बाधा के। घास, लकड़ी, बांस और पत्थर, सभी तलवारें बन सकते हैं। तब से लगन से साधना करते हुए धीरे धीरे उस क्षेत्र में पहुंच गया जहां तलवार से बढ़कर कोई तलवार नहीं है।
तलवार से बढ़कर कोई तलवार नहीं है। क्या सीनियर ने पहले ही लगभग दिव्य तलवार अभिप्राय में महारत हासिल कर ली है? कृपया रोनगर का धनुष स्वीकार करें। लकड़ी की तलवार के नीचे खुदे हुए छोटे छोटे अक्षरों को देखकर हुआंग रोंग की सुंदर आंखों में अविश्वास का भाव आ गया। तुरंत गंभीर भाव से उसने लकड़ी की तलवार को प्रणाम किया। पहले हुआंग रोंग ने सोचा था कि डुगु कियुबाई शेखी बघार रही है, लेकिन जब उसने देखा कि डुगु कियुबाई तलवार से बढ़कर कोई तलवार नहीं है, कि तलवार अभिप्राय को समझ सकती है, तो उसे एहसास हुआ कि डुगु कियुबाई न केवल एक ठग नहीं बल्कि एक असाधारण व्यक्ति भी है, जिसका साधना क्षेत्र उसके पिता से कहीं बेहतर है। इसीलिए उसने सच्चे मन से लकड़ी की तलवार को प्रणाम किया। कुकू वू लैंग को डुगु कियुबाई द्वारा छोड़े गए तलवार मकबरे की जांच पूरी करते देख दिव्य कोंडोर ने भारी लोहे की तलवार उठाई और उसे वू लैंग की ओर फेंक दिया। फिर अपने पंख फड़फड़ाकर आक्रमण का इशारा किया। भाई कोंडोर, क्या तुम मेरी युद्ध कला का परीक्षण करना चाहते हो? दिव्य कोंडोर की हरकतें देखकर वू लैंग ने लापरवाही से भारी लोहे की तलवार हुआंग रोंग को दे दी और मुस्कुराते हुए कहा, भाई कोंडोर, मुझे तलवारबाजी की कोई तकनीक नहीं आती। क्या हम नंगे हाथों से ही वार करें? फुफकार वू लैंग को हुआंग रोंग को भारी लोहे की तलवार देते देख दिव्य कोंडोर ने असमंजस में अपना सिर झुकाया। फिर अपने पंख ऊपर उठाए और हवा के झोंके की तरह तेजी से उस पर वार किया। धमाक धमाक धमाक। वू लैंग ये देखकर हैरान नहीं हुआ बल्कि खुश हुआ। उसने अपनी दाहिनी हथेली उठाए और बिना कोई कमजोरी दिखाए दिव्य कोंडोर पर वार किया। उनकी हथेलियां और पंख जोरदार धमाकों के साथ टकराए। हालांकि दिव्य कोंडोर में आंतरिक ऊर्जा नहीं थी, फिर भी यह स्वाभाविक रूप से अपार शक्ति वाली एक दुर्लभ प्रजाति थी। इसके पंख लोहे के फाटकों जैसे थे जो हर झटके में हजारों किलो का बल दे सकते थे। दिव्य कोंडोर को चोट पहुंचाने से बचने के लिए वू लैंग ने अपने शरीर में डूची को सक्रिय नहीं किया। उसने केवल अपनी शक्ति का उपयोग करके दिव्य कोंडोर से युद्ध करने के लिए ड्रैगन को 18 हथेलियों पर वश में करने का अभ्यास किया। हालांकि वू लैंग ने डूची का उपयोग नहीं किया था, फिर भी उसने सैकड़ों पुसिको सांप के पित्ताशय खा लिए थे और उसकी अपार शक्ति दिव्य कोंडोर से कम नहीं थी। इसलिए उस आदमी और पक्षी ने एक जीवंत युद्ध लड़ा जो रात होने पर ही रुका। हुआंग रोंग बेशक वू लैंग और दिव्य कोंडोर को युद्ध करते हुए यूं ही नहीं देखती। जब वे युद्ध कर रहे थे तो वह उनके पीछे वाली छोटी सी नदी के पास गई, कई मोटी मोटी बड़ी मछलियां पकड़ी और वू लैंग के लिए रात का खाना तैयार करने लगी। अगले 1 महीने तक वू लैंग हर दिन ड्रैगन सबड्यूइंग 18 हथेलियों का उपयोग करके दिव्य कोंडोर के साथ युद्ध करता रहा। इन युद्ध सत्रों के दौरान ड्रैगन सबड्यूइंग 18 हथेलियों और लिंगबो माइक्रोस्टेप दोनों के अनुभव अंक तेजी से बढ़े। इसके अलावा वू लैंग ने ड्रैगन सबड्यूइंग 18 हथेलियों में मार्शल आर्ट के सिद्धांत कोई भी चाल चाल से बढ़कर नहीं है को भी शामिल करने की कोशिश की। हालांकि वू लैंग खुद तलवार की कोई तकनीक नहीं जानता था, वह समझता था कि डुगु नाइन स्वॉर्ड्स जैसी तलवार तकनीकें जिनमें कोई भी चाल चाल से बढ़कर नहीं है का भाव निहित है। स्वाभाविक रूप से तलवार की कोई निश्चित चाल नहीं होती। उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी कोई निश्चित चाल न होने में निहित है। दूसरे शब्दों में, मार्शल आर्ट का उपयोग करते समय किसी को मार्शल आर्ट की निश्चित चालों और अभ्यासों तक सीमित रहने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि दुश्मन द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली चालों के आधार पर संगत प्रति चालों का चयन करना होता है। उदाहरण के लिए, अगर वू लैंग ड्रैगन सबड्यूइंग 18 पाम्स का इस्तेमाल करके किसी दुश्मन से लड़ रहा होता और उसने पहले ही होंगलोंग युहुई का इस्तेमाल कर लिया होता, लेकिन बीच में ही उसे एहसास होता कि बंदर आड़ू चुराता है ज्यादा कारगर होगा, तो वह होंगलोंग युहुई को तुरंत बंदर आड़ू चुराता है मूव में बदल सकता था, जिससे विरोधी चौंक जाता। भाई कोंडोर, पिछले महीने स्पैरिंग में आपकी मदद की बदौलत मेरी मार्शल आर्ट में इतनी तेजी से सुधार हुआ है। अगर भविष्य में हमारे पास समय होगा तो रोंगर और मैं आपसे फिर मिलने आएंगे। कुकू दिव्य कोंडोर घाटी में 1 महीने से ज्यादा समय बिताने के बाद वू लैंग ने अनिच्छा से दिव्य कोंडोर को अलविदा कहा और फिर हुआंग रोंग को लेकर दिव्य कोंडोर घाटी से निकल गया। शुरुआत में वू लैंग का इरादा दिव्य कोंडोर को सीधे अपने साथ ले जाने का था, लेकिन दिव्य कोंडोर घाटी छोड़ने को तैयार नहीं था, इसलिए वह केवल हुआंग रोंग के साथ ही जा सका। वू लैंग और अन्य लोग जियांग्यांग शहर लौटने के बाद सबसे पहले नहाए धोए और साफ कपड़े पहने। फिर उसने हुआंग रोंग से पूछा, रोंगर, क्या तुम कहीं जाना चाहते हो? मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। वू लैंग की बातें सुनकर हुआंग रोंग थोड़ा शर्माते हुए बोला, भाई लैंग, मुझे अपने पिता की थोड़ी याद आ रही है। आखिरकार हुआंग रोंग पहली बार पीच ब्लॉसम द्वीप से जा रहा था और चूंकि वे इस दौरान दिव्य कोंडोर घाटी में रह रहे थे, इसलिए हुआंग याओशी भी उन्हें ढूंढ नहीं पाया था, इसलिए हुआंग रोंग को अब उसकी थोड़ी याद आ रही थी। रोंगर, चूंकि तुम्हें घर की याद आ रही है, मैं तुम्हारे साथ पीच ब्लॉसम द्वीप चलूंगा। वू लैंग की बातें सुनकर हुआंग रोंग खुद को उसकी बाहों में जकड़े और खुशी से बोला, भाई लैंग, तुम रोंगर के लिए बहुत अच्छे हो।
वुलांग ने हुआंग रोंग के आनंदित और मनमोहक रूप को देखा, उसकी तलवार जैसी आंखों में स्नेह की एक झलक झलक उठी और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। दरअसल इस बार वुलांग का हुआंग रोंग के साथ पीच ब्लॉसम द्वीप लौटना सिर्फ उसे घर छोड़ने के लिए नहीं था। एक तरफ वह हुआंग याओशी से मिलना चाहता था और दूसरी तरफ झोउ बोटोंग से मिलना चाहता था। झोउ बोटोंग न केवल नौयिन नियमावली में पारंगत था, बल्कि उसने बाएं दाएं अंतर युद्ध तकनीक भी विकसित की थी, जो एक अनोखी मार्शल आर्ट थी जिससे वह एक साथ दो विरोधियों से लड़ सकता था। इसके अलावा उसका व्यक्तित्व एक बच्चे जैसा था। अगर वुलांग झोउ बोटोंग को खुश करने के लिए कुछ दुर्लभ खिलौनों का इस्तेमाल कर पाता तो उसे उससे कई अच्छी चीजें मिल सकती थीं। इसलिए भले ही वह हुआंग रोंग के साथ पीच ब्लॉसम द्वीप वापस न जाता, फिर भी वुलांग उससे मिलने का कोई न कोई रास्ता जरूर निकाल ही लेता। चूंकि हुआंग याओशी धर्मी और दुष्ट दोनों था, इसलिए पीच ब्लॉसम द्वीप को बाहरी लोग बाघों और भेड़ियों का अड्डा मानते थे और कोई भी जहाज 40 ली के दायरे में आने की हिम्मत नहीं करता था। हुआंग रोंग वुलांग को झोउ शान तक ले जाने के बाद उसने पहले एक जहाज किराए पर लिया। नाविक को ये सोचकर धोखा दिया कि वे शियाशी द्वीप जा रहे हैं, और जब जहाज किनारे से बहुत दूर था तो उसने नाविक को बलपूर्वक जहाज को पीच ब्लॉसम द्वीप तक ले जाने के लिए मजबूर किया। हालांकि नाविक पीच ब्लॉसम द्वीप जाने को तैयार नहीं थे, लेकिन शरारती लड़की हुआंग रोंग द्वारा निपटाए जाने के बाद वे लाचार होकर जहाज को पीच ब्लॉसम द्वीप तक ले जा सके। जब जहाज पीच ब्लॉसम द्वीप की ओर जा रहा था, वुलांग केबिन में पालथी मारकर बैठा था और अपनी मानसिक शक्ति को सिम स्पेस में स्थानांतरित कर रहा था। वुलांग के मौजूदा तरीकों से हुआंग याओशी को मारना उसके लिए बहुत आसान था। उसे बस हुआंग याओशी पर एक HG-85 हथगोला फेंकना था, और अगर वह सावधान नहीं रहा तो हुआंग याओशी उड़कर मर जाएगा। हालांकि वुलांग और हुआंग याओशी दुश्मन नहीं थे, और यह संभव था कि निकट भविष्य में हुआंग याओशी उनके ससुर बन जाएं। इसलिए अगर वुलांग हुआंग याओशी से लड़ते भी तो वह इतनी शक्तिशाली चाल नहीं चल पाते। आमने सामने की टक्कर में वह जीतने से ज्यादा हार जाते। इसलिए वुलांग ने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए इस मौके का फायदा उठाने की योजना बनाई, ताकि अगर हुआंग याओशी उनके लिए मुश्किलें खड़ी करने की सोच भी रहे हों तो भी वह उनसे निपटने में सक्षम हो। पिछले कुछ महीनों में वुलांग ने हुआंग रोंग और होंग चीगोंग से कई अच्छी चीजें हासिल की थीं। अब उनके पास कुल 42 सिम गेम सिक्के, एक डॉग बीटिंग स्टाफ तकनीक कौशल पुस्तक और एक पीच ब्लॉसम फॉलिंग पेटल्स पाम कौशल पुस्तक थी। वुलांग ने दोनों कौशल पुस्तकों को विघटित करने में जल्दबाजी नहीं की। इसके बजाय उन्होंने पहले 40 सिम गेम सिक्के निकाले, उन्हें बराबर बराबर 2 हिस्सों में बांटा और लगातार 2 ड्रॉ खेले। बस हल्के कंपन के बाद गैसहापोन मशीन ने लगातार 2 सफ़ेद कार्ड निकाले। वुलांग ने पहले लापरवाही से अपने बाएं हाथ से कार्ड उठाया और उसे देखा। कार्ड के आगे वाले हिस्से पर एक युद्धपोत की तस्वीर थी और पीछे के विवरण से पता चला कि यह एक टाइप 056A फ्रिगेट था, जो चीन द्वारा स्वतंत्र रूप से विकसित और निर्मित एक नई पीढ़ी का हल्का फ्रिगेट था, जिसकी लंबाई 89 मीटर, चौड़ाई 11 मीटर और कुल विस्थापन 1400 टन से ज्यादा था। यह जहाज चीन द्वारा स्वतंत्र रूप से विकसित कई नए हथियार प्रणालियों से लैस था। इसमें उच्च स्तर की सूचनात्मकता, अच्छा स्टेल्थ प्रदर्शन और मजबूत वायु रक्षा, पनडुब्बी रोधी और सतह रोधी युद्ध क्षमताएं थीं। उद्धरण चिन्ह टाइप 056A फ्रिगेट के कार्ड का विवरण पढ़ने के बाद वुलांग के चेहरे पर एक अवाक भाव उभर आया। हालांकि इस फ्रिगेट की युद्ध शक्ति कमजोर नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसका इस्तेमाल सिर्फ समुद्र में ही किया जा सकता था, और सबसे ज़रूरी बात, उसे इसे चलाना नहीं आता था। वुलांग ने पहले टाइप 056A फ्रिगेट कार्ड एक तरफ रखा, फिर तुरंत अपनी नज़र दूसरे सफ़ेद कार्ड पर डाल दी। इस सफ़ेद कार्ड के आगे लाल और पीले रंग के कवच की तस्वीर थी और पीछे के विशेषता विवरण में इसे मार्क 3 कवच बताया गया था। इस कवच की मुख्य सामग्री सोने टाइटेनियम मिश्र धातु से बनी है। यह 1.98 मीटर ऊंचा, 90 किलोग्राम वजनी है और इसके साथ आग पल्स तोप, माइक्रो मिसाइल, फ्लेयर्स, 2 कंधों वाली 6 बैरल वाली छोटी तोपें और अन्य हथियार जुड़े हुए हैं। यह अंतरिक्ष में उड़ान और गोताखोरी भी कर सकता है। वुलांग ने मार्क 3 कवच कार्ड का विवरण पढ़ना समाप्त किया तो उसकी आंखों से एक तेज रोशनी फूट पड़ी। इस मार्क 3 कवच का असल में एक और आम और आसानी से समझ आने वाला नाम था, आयरन मैन कवच। जब तक वुलांग इस आयरन मैन कवच को पहनता, वह लड़ने के लिए आयरन मैन में बदल सकता था। बस अफसोस की बात यह थी कि इस आयरन मैन कवच की ऊर्जा सीमित थी। एक बार ऊर्जा खत्म हो जाने पर यह बस एक बड़ा खिलौना बनकर रह जाता। वुलांग ने उत्साह से मार्क 3 कवच को एक तरफ रख दिया, कुछ देर सोचा और आखिरकार टाइप 056A फ्रिगेट, डॉग बीटिंग स्टाफ तकनीक कौशल पुस्तक और पीच ब्लॉसम फॉलिंग पेटल्स पाम कौशल पुस्तक को विघटित करने का फैसला किया। क्योंकि ये चीज़ें या तो अनुपयोगी थीं या उसकी ताकत में ज़्यादा मददगार नहीं थीं, इसलिए इन्हें रखने के बजाय अन्य कौशलों को उन्नत करने के लिए इन्हें साधारण सार में विघटित करना बेहतर था।
बस बस बस। एक हल्के कंपन के बाद अब घटक ने मुट्ठी भर सिम्प एसेंस क्रिस्टल थूक दिया और इस सिम्प एसेंस क्रिस्टल का कुल मूल्य 2150 सिम्प एसेंस था। वू लैंग ने उन कई कौशलों के अनुभव बिंदुओं पर नजर डाली जिनमें उसने महारत हासिल की थी। उसने सबसे पहले प्रवेश स्तर की नीला लकड़ी कला को लघु उपलब्धि रैंक तक उन्नत करने के लिए 763 सिम्प एसेंस खर्च किए। जैसे ही नीला लकड़ी कला को लघु उपलब्धि रैंक तक उन्नत किया गया, वू लैंग की साधना भी एक ही बार में 8 सितारा युद्ध साधक से 1 सितारा युद्ध गुरु बन गई। अपने शरीर के भीतर उमड़ती हुई लड़ाकू क्यूई को महसूस करते हुए वू लैंग का मुंह थोड़ा मुड़ा और फिर उसने 965 सिम्प एसेंस खर्च करके लघु उपलब्धि ड्रैगन को 18 हथेलियों को वश में करने को एक ही बार में महान पूर्णता रैंक तक उन्नत किया। इससे पहले वू लैंग ने 18 हथेलियों को वश में करने वाली ड्रैगन विद्या में कोई भी चाल बेहतर नहीं है के मार्शल आर्ट सिद्धांत को शामिल करने की कोशिश की थी, लेकिन वह हमेशा खुद को कुछ हद तक शक्तिहीन महसूस करते थे और उन्हें 18 हथेलियों को वश में करने वाली ड्रैगन विद्या को मनमाने ढंग से अन्य विद्याओं में बदलना मुश्किल लगता था। हालांकि जब वू लैंग ने 18 हथेलियों को वश में करने वाली ड्रैगन विद्या को महान पूर्णता तक उन्नत किया, तो 18 हथेलियों को वश में करने वाली ड्रैगन विद्या के बारे में उनकी समझ हांग ची गोंग से भी आगे निकल गई। उनके हाथों में 18 हथेलियों को वश में करने वाली ड्रैगन विद्या का इस्तेमाल बिना किसी अटपटेपन के, मानो उनके शरीर का ही एक अंग बन गया हो, स्वतंत्र और सहजता से किया जा सकता था। वू लैंग ने अपने उत्तेजित मन को शांत किया, फिर प्रमुख उपलब्धि लिंगबो माइक्रोस्टेप को पूर्णता श्रेणी तक उन्नत करने के लिए 238 सिम्प एसेंस और खर्च किए। अगर वू लैंग का लाइटनेस स्किल पहले दुनिया में सिर्फ शीर्ष 3 में ही रैंक कर सकता था, तो जैसे ही लिंगबो माइक्रोस्टेप को ग्रेड परफेक्शन में अपग्रेड किया गया, वह बेबाकी से कह सकता था कि अगर वह दावा करता है कि उसका लाइटनेस स्किल दुनिया में दूसरे नंबर पर है, तो कोई भी ये दावा करने की हिम्मत नहीं करेगा कि उसका पहला नंबर है। वू लैंग ने अपने हाथ में बचे हुए 200 से ज्यादा सिम्प एसेंस को देखा, एक पल के लिए झिझका और फिर एंट्री लेवल मिस्टीरियस गेट एस्केप तकनीक को माइनर अचीवमेंट रैंक तक अपग्रेड करने के लिए 178 सिम्प एसेंस खर्च किए। क्योंकि हुआंग याओशी ने पीच ब्लॉसम द्वीप पर पंचतत्वों का ग्रेट रिवर्सल फॉर्मेशन स्थापित किया था, इसलिए सिर्फ एंट्री लेवल मिस्टीरियस गेट एस्केप तकनीक से इस फॉर्मेशन को तोड़ना मुश्किल होगा। यही वजह है कि वू लैंग ने खास तौर पर मिस्टीरियस गेट एस्केप तकनीक के स्किल रैंक को अपग्रेड किया। वू लैंग की मौजूदा ताकत और माइनर अचीवमेंट मिस्टीरियस गेट एस्केप तकनीक के साथ, अगर हुआंग याओशी उसे फंसाने के लिए खुद किसी फॉर्मेशन का इस्तेमाल भी करें, तो भी उसके पास फॉर्मेशन से बाहर निकलने की क्षमता होगी। ये कहना होगा कि वू लैंग अपने होने वाले ससुर से निपटने के लिए वाकई बहुत परेशान था। वू लैंग द्वारा सभी संभव कौशलों को उन्नत करने के बाद उसके चरित्र विशेषता पैनल में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, जिसमें विशेषता सामग्री इस प्रकार प्रदर्शित हुई। खिलाड़ी वू लैंग, शारीरिक बनावट 102, मानसिक शक्ति 68, साधना 1 सितारा डूशे, कौशल ड्रैगन 18 हथेलियों को वश में करना पूर्णता, लिंगबो माइक्रोस्टेप पूर्णता, रहस्यमय द्वार से भागने की तकनीक 0/400, लघु उपलब्धि नीला लकड़ी कला 0/2000, लघु उपलब्धि उपचार कला 35/400, प्रमुख उपलब्धि रक्तरेखा द्विसर 3 पुष्प पुतलियां, उपकरण मार्क 3 कवच, शपथ अनुबंध कंगन नीला, वस्तुएं एचजी 85 हथगोला 5, सिम्प गेम सिक्का 2, सिम्प सार 82। हुआंग रोंग ने वू लैंग को डेक पर खींच लिया और छोटे द्वीप की ओर इशारा किया। आगे जो आड़ू के फूलों से ढका हुआ था, उसने उत्साह और खुशी से कहा, भाई लैंग जल्दी से देखो, आगे आड़ू के फूलों का द्वीप है। वू लैंग ने समुद्री हवा में घुली हल्की फूलों की खुशबू को सूंघा, सिर हिलाया और कहा, यह सचमुच स्वर्ग है। हुआंग रोंग ने आगे आड़ू के फूलों के द्वीप को देखा, उसका सुंदर चेहरा थोड़ा लाल था और बोली, भाई लैंग जब हम बाद में जियांगू में खेलते खेलते थक जाएंगे तो हम यहीं क्यों रहें। हुआंग रोंग की बातें सुनकर वू लैंग की आंखें थोड़ी झुक गईं। उसने हाथ बढ़ाकर उसके काले चिकने बालों को धीरे से सहलाया, फिर निर्णायक रूप से कहा, अच्छा। हुआंग रोंग ने वू लैंग के कोमल व्यवहार और उसके अविश्वसनीय रूप से दृढ़ स्वर को महसूस किया और उसके सुंदर चेहरे पर मुस्कान और भी गहरी हो गई। जैसे ही समुद्री जहाज पीच ब्लॉसम द्वीप के किनारे पहुंचा, वू लैंग ने सीधे हुआंग रोंग की पतली कमर पर हाथ रखा और उसके साथ पीच ब्लॉसम द्वीप पर छलांग लगा दी। और उन नाविकों ने बहुत पहले ही अफवाहें सुन रखी थीं कि पीच ब्लॉसम द्वीप का मालिक बिना सोचे समझे लोगों की हत्या कर देता है और जरा सी भी उकसावे पर उनके दिल और फेफड़े निकाल लेता है, इसलिए उन्हें कप्तान के ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ी और वे जल्दी से पीच ब्लॉसम द्वीप से दूर चले गए। पापा, रोंगर वापस आ गया है। हुआंग रोंग के पीच ब्लॉसम द्वीप पर लौटने के बाद वह अपने घोंसले में लौटती एक छोटी चिड़िया की तरह थी, जो खुशी से झूम रही थी और आड़ू के फूलों के जंगल में भाग रही थी। ये देखकर वू लैंग की तलवार जैसी आंखों में एक हल्की सी मुस्कान आ गई। वह तेजी से उसके पीछे आड़ू के फूलों के जंगल में चला गया।
चूंकि पीच ब्लॉसम द्वीप पर आड़ू के फूलों का जंगल एक विशाल संरचना है और आड़ू के फूलों के जंगल में आड़ू के पेड़ लगातार बदलते रहते हैं, इसलिए अगर कोई व्यक्ति जो संरचना में पारंगत नहीं है आड़ू के फूलों के जंगल में भागता है तो उसका अंतिम परिणाम इस आड़ू के फूलों के जंगल में फंसकर मरना ही होगा। जो बोटोन को हुआंग याओशी ने पीच ब्लॉसम द्वीप पर 10 साल से ज्यादा समय तक कैद रखा था, इस तथ्य के अलावा कि वह हुआंग याओशी को हरा नहीं सका था, ये भी था कि वह रहस्यमय द्वार से भागने की तकनीक नहीं जानता था और इस आड़ू के फूलों के जंगल से बच नहीं सकता था। हुआंग रोंग के नेतृत्व में आड़ू के फूलों के जंगल में कई उतार चढ़ाव के बाद दोनों अंततः लगातार बदलते आड़ू के फूलों के जंगल से बाहर निकल आए। आड़ू के फूलों के जंगल से बाहर निकलने पर उनकी नज़र घास के मैदान के एक विशाल विस्तार पर पड़ी और घास के मैदान के उत्तर में हरे भरे बांस के जंगल की एक कतार थी। बांस के जंगल के अंदर बांस की शाखाओं से बना एक मंडप था। मंडप की क्षैतिज पट्टिका पर जिकुई मंडप 3 अक्षर उकेरे गए थे और दोनों ओर एक दोहा लटका हुआ था जिसमें लिखा था, आड़ू के फूलों की छाया में दिव्य तलवार उड़ती है, पन्ना सागर में ज्वार जैद बांसुरी की धुन पर उठता है। फुसफुस। अचानक एक तीखी फुसफुस की आवाज आए और एक अंगूठे के आकार का पत्थर बंदूक से निकली गोली की तरह वू लैंग के सिर की ओर जा गिरा, जिसमें धातु को भेदने और जैद को चकनाचूर करने की क्षमता थी। फुसफुस। जैसे ही पत्थर वू लैंग के सिर पर फटने ही वाला था, उसने चालाकी से अपना सिर झुकाया और आते हुए पत्थर को तुरंत चकमा दे दिया। पत्थर ने बिना रुके उसके पीछे आड़ू के पेड़ में 4 इंच गहरा छेद कर दिया। हुआंग रोंग ने आड़ू के पेड़ में गहराई तक धंसे पत्थर पर नजर डाली, फिर जल्दी से अपना छोटा सा सिर उठाया और जोर से पुकारा, पिताजी, रोंगर वापस आ गया है। हुआंग रोंग की बात खत्म होते ही हरे रंग के वस्त्र पहने एक अधेड़ उम्र का आदमी, जो उससे लगभग 3/10वां हिस्सा मिलता जुलता था, पास के बांस के जंगल से नीचे उतरा और कुछ असंतुष्ट होकर उसने ठंडी सांस ली। तुम्हें अब भी वापस आना आता है? मुझे लगा था कि तुम मुझे, अपने पिता को, भूल ही गए होगे। जब से हुआंग रोंग ने आड़ू के फूल वाले द्वीप को छोड़ा था, हुआंग याओशी तुरंत उसका पीछा करने लगा था, उसे ढूंढने के लिए द्वीप छोड़कर। दुर्भाग्य से जैसे ही हुआंग याओशी ने उसके बारे में पूछताछ की, वू लैंग हुआंग रोंग को दिव्य चील घाटी में एकांत में ले गया, जिसके परिणामस्वरूप हुआंग याओशी हुआंग रोंग से पूरी तरह से अलग हो गया। अपनी लाचारी में हुआंग याओशी केवल पीच ब्लॉसम द्वीप लौटकर हुआंग रोंग के अकेले वापस आने का इंतजार कर सकता था। हालांकि इस दौरान वह हर दिन हुआंग रोंग की सुरक्षा को लेकर चिंतित रहता था और यहाँ तक कि जो बोटोन के लिए खाना लाने पर उसे डांटने का भी उसे गहरा अफसोस था। हालांकि एक ससुर हमेशा अपने दामाद के प्रति शत्रुता रखता है। अगर हुआंग रोंग अकेले पीच ब्लॉसम द्वीप लौटता तो हुआंग याओशी स्वाभाविक रूप से बहुत खुश होता, लेकिन अब वू लैंग के साथ उसे पीच ब्लॉसम द्वीप वापस लाने की उसकी क्षमता ही ये दर्शाती थी कि उनका रिश्ता असाधारण था। जैसे ही याओशी को अपनी प्यारी बेटी के बारे में ख्याल आया, जिसे उसने 10 साल से भी ज्यादा समय तक पाला था और जिसे एक जंगली सुअर कहीं से अचानक प्रकट होकर ले जाने वाला था, वह तुरंत आग बबूला हो गया। इसलिए हुआंग याओशी की पिछली चाल, दिव्य उंगली का झटका, दरअसल वू लैंग को मारने के इरादे से थी। अगर वू लैंग उस चाल को रोक भी नहीं सका तो वह अपनी बेटी के लायक नहीं था। हुआंग याओशी का कठोर चेहरा देखकर हुआंग रोंग जल्दी से उसके पास दौड़ा, उसका हाथ पकड़ा और धीरे से बोला, पिताजी, रोंगर जानती है कि वह गलत थी। रोंगर को आपकी याद आ रही थी। शुरू में हुआंग याओशी हुआंग रोंग से ज्यादा नाराज नहीं था। हुआंग रोंग के इतने प्यारे व्यवहार को देखते हुए वह अपना अलग भाव नहीं रख सका। उसने हाथ बढ़ाकर हुआंग रोंग के छोटे से सिर पर हाथ फेरा, उसका चेहरा दर्द से भरा हुआ था और कहा, रोंगर, देखो तुम कितने दुबले हो गए हो। क्या तुम्हें बाहर बहुत तकलीफ हुई है? जरूर यही बदमाश होगा जिसने तुम्हारी अच्छी तरह से देखभाल नहीं की। पापा तुम्हारे लिए उसे मार डालेंगे। हुआंग याओशी ने वू लैंग की तरफ देखा, जो हल्की सी मुस्कान लिए हुए था, और अचानक उसके अंदर गुस्से का एक उफान फूट पड़ा। उसने अपना हाथ उठाया और वू लैंग पर वार किया। वू लैंग, ये देखकर हुआंग रोंग ने जल्दी से हाथ बढ़ाया और हुआंग याओशी का हाथ पकड़ लिया और चिल्लाया, पापा, भाई लैंग ने रोंगर को धमकाया नहीं, उसे मत धमकाओ। चूंकि हुआंग रोंग ने भी कई पुसी को सांप के पित्ताशय खा लिए थे, हालांकि वह वू लैंग की अपार शक्ति की बराबरी नहीं कर सकती थी, फिर भी वह 7-8 किलो वजनी भारी चीजें उठा सकती थी। अपनी उतावली में उसने हुआंग याओशी को खींच लिया, जिससे वह लड़खड़ा गया। हुआंग याओशी के संभलने के बाद उसने जल्दी से हाथ बढ़ाया और हुआंग रोंग की कलाई पकड़ ली ताकि उसकी जांच कर सके। जब उसने हुआंग रोंग के भीतर शुद्ध और गहन आंतरिक ऊर्जा का अनुभव किया तो वह चिंतित होकर पूछने से खुद को रोक नहीं पाया, रोंग, तुम्हारे पास इतनी गहरी आंतरिक ऊर्जा कैसे है? क्या तुमने कुछ ऐसा खा लिया जो तुम्हें नहीं खाना चाहिए था? जल्दी से पिताजी को बताओ कि इस दौरान तुम्हारे साथ क्या हुआ है। हुआंग याओशी का चिंतित होना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी, क्योंकि जहां तक वह जानता था, आंतरिक ऊर्जा को तेजी से बढ़ाने वाली ज्यादातर दवाओं के अक्सर बहुत तेज दुष्प्रभाव होते थे।
कुछ दवाएं साधना में तेजी से सुधार तो कर सकती थीं, लेकिन वे प्रयोगकर्ता के शरीर को बहुत नुकसान पहुंचा सकती थीं। और जब हुआंग रोंग ने पहली बार पीच ब्लॉसम द्वीप छोड़ा था तो उसकी आंतरिक ऊर्जा केवल एक सामान्य तृतीय श्रेणी के जियांगहू गुरु के बराबर थी, लेकिन अब यह एक प्रथम श्रेणी के गुरु के स्तर तक पहुंच गई थी। इसलिए हुआंग याओशी चिंतित थे कि उन्होंने अपनी साधना को बेहतर बनाने के लिए कुछ शक्तिशाली दुष्प्रभाव वाली दवाएं ली हैं। पिताजी, रोंगर के पीच ब्लॉसम द्वीप छोड़ने के बाद हुआंग याओशी के चिंतित भाव देखकर हुआंग रोंग ने उसे शुरू से अंत तक महीनों की अनुपस्थिति के दौरान जो कुछ भी अनुभव किया था वह सब जल्दी से बता दिया। जब हुआंग याओशी ने सुना कि हुआंग रोंग एक छोटी भिखारी की तरह रही थी तो उसकी आंखों की गहराई में एक गहरा दुख और पछतावे की झलक उभर आई। और जब उसने सुना कि वुलांग ने न केवल हुआंग रोंग को एक भिखारी समझकर घृणा की, बल्कि उसे खाने पर आमंत्रित किया, उसे पैसे दिए और उसे एक छोटा सा व्यवसाय शुरू करने की सलाह दी, तो हुआंग याओशी की वुलांग के प्रति शत्रुता कुछ कम हो गई। जब हुआंग रोंग ने बताया कि वुलांग उसे औषधीय सांप चुराने के लिए राजकुमार झाओ के निवास पर ले गया था तो हुआंग याओशी जानबूझकर मुस्कुराया। उसके जैसा व्यक्ति जो धर्मी और दुष्ट दोनों था, वुलांग को हुआंग रोंग को चीजें चुराने के लिए ले जाने के लिए दोषी नहीं ठहराएगा, खासकर लियांग जिवेंग जैसे दुष्ट व्यक्ति से। इसके बजाय उसे लगा कि वुलांग की हरकतें उसे बिल्कुल पसंद थीं। जब हुआंग रोंग ने बताया कि वुलांग ने अकेले ही यांग तिएक्सिन और उसकी बेटी को बचाने के लिए 5 शीर्ष विशेषज्ञों और सैकड़ों जिन सैनिकों को मात दे दी तो हुआंग याओशी ने अवचेतन रूप से सिर हिला दिया। हालांकि हुआंग याओशी का स्वभाव अजीब था और उन्हें सांसारिक रीति रिवाजों का पालन करना पसंद नहीं था, फिर भी वे उन लोगों की बहुत प्रशंसा करते थे जो वफादार और धर्मी थे। हालांकि जब हुआंग रोंग ने हांग चीगोन के साथ अपनी मुलाकात के बारे में बताया और बताया कि कैसे वुलांग ने हांग चीगोन को एक बार देखकर ही 18 हथेलियों को वश में करने की पूरी कला सीख ली थी, तो हुआंग याओशी के चेहरे पर संदेह के भाव स्पष्ट रूप से उभर आए। आखिरकार हुआंग याओशी ने हांग चीगोंग से एक से ज्यादा बार युद्ध किया था, लेकिन इतनी सारी मुलाकातों के बावजूद उन्हें सिर्फ 18 हथेलियों को वश में करने की कला ही समझ में आई। उन्हें इसे सीखने में अभी बहुत समय था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें हुआंग रोंग की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। इसके अलावा हुआंग याओशी समझ सकते थे कि हुआंग रोंग जानबूझकर वुलांग की तारीफ कर रहा था, इसलिए उसे लगा कि वह बड़ा चढ़ाकर कह रही है। हुआंग याओशी का मानना था कि वुलांग को 18 हथेलियों से ड्रैगन को वश में करने की कला शायद सच ही थी, क्योंकि हुआंग रोंग इतना मूर्ख नहीं होगा कि ऐसी बात के बारे में झूठ बोले। हालांकि उसे लगा कि वुलांग ने 18 हथेलियों से ड्रैगन को वश में करने की कला सिर्फ एक बार देखकर नहीं, बल्कि हांग चीगोन के मार्गदर्शन में सीखी होगी। जब हुआंग रोंग ने डुगु क्यूबाई द्वारा कही गई कोई भी चाल चाल से बेहतर नहीं है की अवधारणा का जिक्र किया तो हुआंग याओशी भावुक होकर आह भरने से खुद को नहीं रोक पाए और विलाप करने लगे कि मार्शल फॉरेस्ट के ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति से न मिल पाना वाकई बहुत बड़ा अफसोस था। युवक, रोंगर तुम्हें स्वर्ग के नीचे अद्वितीय बताता है। मैं तुम्हारे कौशल को परखने के लिए उत्सुक हूँ। हुआंग याओशी ने जब हुआंग रोंग को पिछले कुछ महीनों के अपने अनुभव सुनाए तो वुलांग के बारे में उनकी धारणा कुछ बदल गई थी। हालांकि अपनी कीमती जीवंत गोभी को अपने सामने इस सुअ द्वारा ले जाने के विचार ने उन्हें अभी भी उसे एक अच्छा सबक सिखाने के लिए प्रेरित किया। हुआंग याओशी के हाव भाव देखकर जो स्पष्ट रूप से संकेत दे रहे थे कि वह तब तक नहीं रुकेंगे जब तक वह उन्हें सबक नहीं सिखा देते, वुलांग का मुंह थोड़ा सा फड़क उठा और उन्होंने असहाय होकर उत्तर दिया, तो कृपया अंकल मुझे कुछ सुझाव दीजिए। ये देखकर हुआंग रोंग खुद को रोक नहीं पाया और चिल्लाया, भाई लैंग सावधान। वु लैंग ने उसकी बातों पर थोड़ा सिर हिलाया और कहा, चिंता मत करो रोंगर, मैं सावधान रहूंगा। ये ताड़पत्र ले लो। अपनी प्यारी बेटी को केवल वु लैंग को सावधान रहने के लिए कहते हुए उसे नहीं, ये देखकर हुआंग याओशी के दिल में तुरंत ईर्ष्या की लहर दौड़ गई। उसकी आंखें ठंडी हो गईं और उसने गिरती पनखुली दिव्य तलवार ताड़पत्र से एक प्रहार किया जो वु लैंग की छाती पर प्रहार कर रहा था। फुफकार। हुआंग याओशी की अचानक दाहिनी हथेली का सामना करते हुए वुलैंग का शरीर तेजी से हिल गया और बिजली की गति से हमले से बच गया। अच्छा लड़का। जब हुआंग याओशी ने वुलैंग को उसके हमले से बचते देखा तो वह क्रोधित नहीं बल्कि प्रसन्न हुआ। उसकी आंखों में उत्साह की एक चमक दिखाई दी। उसकी आक्रमण गति तुरंत 30% बढ़ गई और ताड़ की परछाइयों से भरा आकाश वुलैंग को मूसलाधार बारिश की तरह घेर लिया। फुस। उसके दाहिने हाथ ने हथेली का आकार ले लिया और उसने हुआंग याओशी पर एक हंगलोंग्यो हुई प्रहार किया। अच्छा चलो। हुआंग याओशी की आंखों से एक तेज चमक फूट पड़ी और उसने बिना कोई कमजोरी दिखाए हथेली के प्रहार का सामना किया। धमाका। दोनों हथेलियों के टकराने से एक जोरदार गर्जना हुई। वुलांग के 1000 जिन के विशाल बल का सामना करते हुए हुआंग याओशी का शरीर बेकाबू होकर 2 कदम पीछे हट गया, जिससे जमीन में 3 इंच गहरे 2 पैरों के निशान रह गए। ये देखकर वुलांग जल्दी से 3 कदम पीछे हट गया, जानबूझकर जमीन में 4 इंच गहरे 3 पैरों के निशान छोड़ गया। फिर हुआंग याओशी की ओर हाथ जोड़कर कहा, रुको अंकल।
हुआंग याओशी ने धीरे से अपना थोड़ा कांपता हुआ दाहिना हाथ अपनी पीठ के पीछे रखा और बिना अपना भाव बदले कहा, तुम्हें विनम्र होने की जरूरत नहीं है। हालांकि मैंने इस बार अपनी शक्ति का केवल 70% ही इस्तेमाल किया है, फिर भी इतने लंबे समय तक मुझसे मुकाबला करने के लिए तुम्हें सचमुच युवा पीढ़ी में नंबर 1 कहा जा सकता है। दरअसल जब हुआंग याओशी अभी वुलांग से लड़ रहा था तो उसने अनजाने में अपनी 90% शक्ति इस्तेमाल कर ली थी, लेकिन उसने कहा कि उसने अपनी इज्जत बचाने की चाहत में केवल 70% शक्ति ही इस्तेमाल की थी। वुलांग द्वारा अभी अभी छोड़े गए हंगलोंग योहुई की बात करें तो उसने वास्तव में उसकी युद्ध क्यूई का केवल 30% ही इस्तेमाल किया था। चूंकि उसके पास पहले से ही 1000 जिन की अपार शक्ति थी, अगर उसने अपनी युद्ध क्यूई का 100% जुटाया होता तो संयुक्त शक्ति कई गुना बढ़ जाती और हुआंग याओशी, जो उससे सीधे भिड़ गया था, संभवतः या तो मर जाता या अपंग हो जाता। अगर वू लैंग ने सचमुच अपने होने वाले ससुर हुआंग याओशी को अपंग बना दिया होता तो क्या वह और हुआंग रोंग फिर भी शादी कर पाते? इसीलिए उसने जानबूझकर ऐसा व्यवहार किया जैसे वह हुआंग याओशी से थोड़ा कमतर हो, ताकि अपने घमंडी ससुर की इज्जत बच सके। चाचा, आप मेरी चापलूसी कर रहे हैं। इस बार मैं रोंगर के साथ पीच ब्लॉसम द्वीप एक और अनुरोध करने गया था और वह ये कि चाचा रोंगर की शादी मुझसे करवा देंगे। क्या? ये सुनकर हुआंग याओशी के हाव भाव थोड़े बदल गए। हुआंग रोंग ने ये सुना, पहले तो अविश्वास से अपना छोटा सा मुंह खोला, फिर शर्म से अपना चेहरा ढक लिया। हुआंग याओशी के मना करने से पहले वुलैंग ने अपने हाथों को कप में भरते हुए कहा, चाचा, मेरे माता पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं। अगर आप रोंगर की शादी मुझसे करने को तैयार हैं तो मैं आपको अपने पिता की तरह मानूंगी और आपके प्रति अपनी पितृभक्ति का परिचय दूंगी। इसके अलावा अगर भविष्य में रोंगर के बच्चे हुए तो पहला बच्चा मेरा उपनाम वू लेगा और दूसरा बच्चा रोंगर का उपनाम हुआंग लेगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? शुरू में हुआंग याओशी का इरादा हुआंग रोंग की इतनी जल्दी शादी करने का नहीं था, लेकिन वू लैंग की बातें सुनने के बाद उन्हें अचानक लगा कि हुआंग रोंग की शादी करना शायद कोई नुकसान नहीं है। चूंकि वू लैंग एक अनाथ था, इसलिए हुआंग रोंग से उसकी शादी वास्तव में उसके परिवार में शादी करने से ज्यादा अलग नहीं होगी। इसके अलावा उसकी युद्ध कला और चरित्र दोनों ही उत्कृष्ट थे। इतने प्रतिभाशाली युवक को दामाद के रूप में नियुक्त कर पाना गौर से देखने पर वास्तव में एक बड़ी उपलब्धि थी। हुआंग याओशी ने अपने बगल में बैठे थोड़े घबराए हुए हुआंग रोंग की ओर देखा, फिर वुलांग की ओर मुड़कर थोड़ी नाराजगी के साथ पूछा, बेटे, क्या तुम सचमुच खाली हाथ शादी का प्रस्ताव रखने आ रहे हो? बिल्कुल नहीं, मैंने सगाई के उपहार पहले ही तैयार कर लिए हैं, चाचा। कृपया उन्हें स्वीकार करें। वुलांग ने जल्दी से लॉकी और अपने साथ रखी लिंगबो माइक्रोस्टेप की हस्तलिखित गुप्त पुस्तिका निकाली। हुआंग याओशी के हैरान भाव को देखकर वुलांग ने जल्दी से लॉकी की ओर इशारा किया और परिचय कराया, चाचा, इस लॉकी में जो औषधीय मदिरा है वह पुसी को सांप के पित्त से बनाई गई है। इसे पीने के बाद ये 20 साल की शुद्ध आंतरिक ऊर्जा बढ़ा सकती है और साथ ही कई 100 की शक्ति भी बढ़ा सकती है। हालांकि वुलांग और हुआंग रोंग ने पुसी को सांप के पित्त के प्रति प्रबल प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर ली थी, हुआंग याओशी ने इसे पहले कभी नहीं पिया था। औषधीय मदिरा का ये पात्र वुलांग ने उसके लिए विशेष रूप से तैयार किया था। ये सुनकर हुआंग याओशी की आंखें चमक उठीं। अगर यह औषधीय मदिरा सचमुच इतनी चमत्कारी थी तो इसे पीने के बाद माउंट हुआ तलवार सम्मेलन में भाग लेने पर उसके स्वर्ग के नीचे नंबर 1 का खिताब जीतने की 100% संभावना थी। औषधीय मदिरा के प्रभावों के बारे में बताने के बाद वू लैंग ने लिंगबो माइक्रोस्टेप सीक्रेट मैनुअल की ओर इशारा करते हुए कहा, ये लिंगबो माइक्रोस्टेप सीक्रेट मैनुअल कई 100 साल पहले के एक एकांतप्रिय स्कूल का विशिष्ट प्रकाश शरीर कौशल है। अंकल, मैं इतने लंबे समय तक आपके सामने टिक पाया, इसका कारण पूरी तरह से यही प्रकाश शरीर कौशल था। मुझे विश्वास है कि अंकल, अपनी प्रतिभा से आप इस प्रकाश शरीर कौशल में शीघ्र ही निपुणता प्राप्त कर लेंगे। यदि आप इस प्रकाश शरीर कौशल में निपुणता प्राप्त कर लेते हैं तो आप अगले वर्ष के माउंट हुआ स्वॉर्ड सम्मेलन में स्वर्ग के नीचे नंबर 1 का खिताब आसानी से जीत लेंगे। ये सुनकर हुआंग याओशी की आंखों में एक चमक सी आ गई, लेकिन ऊपर से उन्होंने बेपरवाही से कहा, आपने इस पर बहुत सोच विचार किया है। हुआंग याओशी वू लैंग के प्रकाश शरीर कौशल से काफी प्रभावित हुए। अगर उसने वुलांग को भड़काने के लिए पहले ही उकसावे की रणनीति नहीं अपनाई होती तो शायद अब तक उसने वुलांग के कब्जों का किनारा भी नहीं छुआ होता। जब हुआंग याओशी ने औषधीय मदिरा पीने और फिर लिंगबो माइक्रोस्टेप जैसी उच्च स्तरीय गति तकनीक सीखने के बाद अपनी अत्यधिक बढ़ी हुई आंतरिक ऊर्जा के बारे में सोचा तो उसे लगा जैसे स्वर्ग के नीचे नंबर 1 का खिताब उसकी झोली में आ गिरा हो। उसके होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान उभर आई। डिंग! हुआंग याओशी खिलाड़ी की चापलूसी से कुछ फूला हुआ था और उसने एक दिव्य क्षमता कौशल पुस्तक और 8 सिम्प गेम सिक्के गिरा दिए। वुलांग अपने कान में अचानक आए संकेत से थोड़ा चौंका, फिर उसने हुआंग याओशी की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, आप क्या सोचते हैं, अंकल? हुआंग याओशी ने औषधीय मदिरा और गुप्त नियमावली एक तरफ रख दी, फिर मजाकिया लहजे में बोला, मूर्ख लड़के, क्या तुम अब भी मुझे चाचा कह रहे हो?
वुलांग ने जल्दी से झुककर अभिवादन किया। वुलांग, ससुर जी को नमस्कार। वाह वाह वाह, इतना अच्छा दामाद पाकर रोनगर की माँ जरूर बहुत खुश होंगी। मुझे जल्दी से उन्हें ये खुशखबरी सुनानी चाहिए। ये कहकर हुआंग याओशी ने वुलांग और बाकियों से बात करना बंद कर दिया और अपने शरीर को हिलाते हुए उनकी नज़रों से ओझल हो गया। हुआंग याओशी के जाने के बाद वुलांग आखिरकार हुआंग रोन की ओर मुड़ा और एक शरारती मुस्कान बिखेरी। रोनगर, लगता है अब से मैं तुम्हें पत्नी ही कहूंगा। हुआंग रोन का सुंदर चेहरा लाल हो गया। कैसी बीवी, मैं तो अभी तक तुमसे शादी के लिए राजी भी नहीं हुआ। वुलांग ने आगे बढ़कर हुआंग रोन का छोटा सा हाथ थाम लिया, फिर झुककर उसके रसीले होठों को हल्के से चूमा और पूरे प्रभुत्व के साथ कहा, मुझे परवाह नहीं, अब से तुम मेरी पत्नी हो। हुआंग रोन का शरीर नर्म पड़ गया जब वह उसके आलिंगन में झुकी, उसकी आवाज़ खुशी से मीठी हो गई। बड़े बदमाश, तुम सिर्फ मुझे धमकाना जानते हो। चूंकि वुलांग का इस दुनिया में कोई रिश्तेदार नहीं था और हुआंग याओशी और हुआंग रोन का कोई करीबी दोस्त या परिवार नहीं था, और साथ ही हुआंग याओशी को जीवंत आयोजनों से नफरत थी, इसलिए वुलांग और हुआंग रोन की शादी कोई भव्य समारोह नहीं थी। उन्होंने बस एक साधारण शादी की और खुद को शादीशुदा मान लिया। जैसे जैसे रात धीरे धीरे गहराती गई, उत्सव से सजे दुल्हन के कमरे में वुलांग ने एक तराजू से हुआंग रोन का लाल घूंघट धीरे से उठाया, जिससे उसका मनमोहक सुंदर चेहरा दिखाई दिया। आमतौर पर हुआंग रोन शरारती और चंचल दिखती थी, लेकिन अब लाल शादी के जोड़े में उसका आकर्षण और भी बढ़ गया था। मोमबत्ती की रोशनी में उसकी चमकदार बड़ी आंखें और भी आकर्षक लग रही थीं, मानो लोमड़ी की हों। वुलांग ने मेज से शराब का एक प्याला उठाया और हुआंग रोन को देते हुए कुछ अधीरता से कहा, पत्नी, यह शादी की शराब पीने के बाद चलो आराम करते हैं। वुलांग की भावुक निगाहों को महसूस करते ही हुआंग रोन का बर्फ सा सफ़ेद चेहरा तुरंत गुलाबी चमक से भर गया। उसने शराब का प्याला लिया और उसके साथ शादी की शराब पी। शादी की शराब पीने के बाद वुलांग, जो 20 साल से भी ज्यादा समय से अविवाहित थी, उत्साह से हुआंग रोन के कपड़ों के बटन खोलने से खुद को रोक नहीं पाए। जैसे ही उसके कपड़े एक एक करके उतारे गए, हुआंग रोन उत्सुकता और घबराहट के मिश्रण से फुसफुसाया, लैंगेगे रोंग एर के साथ नरमी से पेश आना। रोनगर, मैं तुम्हारे साथ जरूर बहुत नरमी से पेश आऊंगा। हुआंग रोन के घबराए हुए स्वर को महसूस करते हुए वुलांग ने तुरंत अपनी गति धीमी कर दी, अपने आंतरिक आवेग को शांत किया और उन सैकड़ों गीगाबाइट वयस्क फिल्मों को याद करने लगा जो उसने पहले देखी थी और ट्यूटोरियल के अनुसार फोरप्ले शुरू कर दिया। जब हरी भरी छोटी घाटी में पानी बहने लगा, तभी वुलांग पलटा और सीधे ड्रैगन पर हमला कर दिया। जैसा कि कहावत है, फूलों का रास्ता कभी मेहमानों के लिए नहीं बनाया गया, लेकिन आज तुम्हारे लिए विनम्र द्वार खुल गया है। हुआंग रोन की चीख के साथ, जो दर्द और संतुष्टि दोनों की तरह लग रही थी, एक महान युद्ध आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया। मोमबत्ती की रोशनी में दीवार पर परछाइयां कभी ऊंची, कभी नीची, कभी एक दूसरे पर चढ़ती, कभी अलग होती, जब तक कि रात के उत्तरार्ध में वे धीरे धीरे अलग नहीं हो गईं। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि वुलांग और हुआंग रोंग नवविवाहित होने के कारण अक्सर अपने स्नेह का प्रदर्शन करते थे, इसलिए हुआंग याओशी ने अपनी शादी के 1 महीने बाद ही अपने एकांतवास की घोषणा कर दी। जब हुआंग याओशी एकांतवास में थे, वुलांग ने हुआंग रोंग से जोओ बोटोन के बारे में पूछताछ की और जोओ बोटोन को ढूंढने निकल पड़े। वे अपने साथ कुछ अनोखे और अनोखे खिलौने भी लाए जो उन्होंने खास तौर पर इकट्ठा किए थे। हुआंग याओशी द्वारा जोओ बोटोन को पीच ब्लॉसम द्वीप पर कैद करने का कारण 10 साल से भी ज्यादा पुराना है। 10 साल से भी ज्यादा पहले वांग चोंग्यान की मृत्यु के बाद नौयिन नियमावली को दुष्टों के हाथों में पड़ने से बचाने के लिए उन्होंने अपनी मृत्यु से पहले जोओ बोटोन को विशेष रूप से निर्देश दिया था कि वे धर्मग्रंथ के ऊपरी और निचले खंडों को अलग अलग छिपा दें। नौयिन नियमावली के निचले खंड को उसके छिपने के स्थान पर ले जाते समय जोओ बोटोन की अचानक हुआंग याओशी और उनकी नवविवाहित पत्नी फैंग हेंग से मुलाकात हो गई। फैंग हेंग ने अपनी फोटोग्राफिक मेमोरी का इस्तेमाल करके जोओ बोटोन को यह विश्वास दिला दिया कि धर्मग्रंथ नकली है। क्रोधित होकर उसने धर्मग्रंथ को नष्ट कर दिया, जिसके बाद फैंग हेंग ने नौयिन नियमावली के निचले भाग को याद करके फिर से लिखा और हुआंग याओशी को दे दिया। हालांकि हुआंग याओशी को धर्मग्रंथ का केवल निचला भाग ही प्राप्त हुआ था, फिर भी उसे विश्वास था कि वह उससे ऊपरी भाग के लिए आधारभूत आंतरिक कौशल विकसित कर सकता है। इसलिए उसने शपथ ली कि जब तक वह धर्मग्रंथ में वर्णित मार्शल आर्ट में निपुणता प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक वह पीच ब्लॉसम द्वीप नहीं छोड़ेगा। उस समय हुआंग याओशी के शिष्य चेन जुवानफेंग और मेई चाओफेंग एक दूसरे से प्रेम करने लगे, लेकिन उन्हें डर था कि उनका विलक्षण स्वभाव उन्हें स्वीकार नहीं करेगा, इसलिए उन्होंने उनकी नौयिन नियमावली का निचला भाग चुरा लिया। जब हुआंग याओशी को बाद में पता चला कि नियमावली चोरी हो गई है, तो उन्होंने गुस्से में अपने अन्य शिष्यों के पैरों की नसें काट दी और उन सभी को संप्रदाय से निकाल दिया।
हुआंग याओशी को सांत्वना देने के लिए फैंग हेंग ने धर्मव्रतों को फिर से लिखने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि वह उनका अर्थ नहीं समझ पाई थी और समय के साथ बहुत कुछ भूल गई थी, उन्होंने अंततः कई दिनों तक विचार किया और 7-8 हजार अक्षर लिखे, लेकिन अधिक काम के कारण उनका गर्भपात हो गया, उन्होंने रोनगर को जन्म दिया और उनकी मृत्यु हो गई। फैंग हेंग की मृत्यु के बाद हुआंग याओशी को अचानक एहसास हुआ कि फैंग हेंग उनके लिए नौयिन नियमावली से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण थे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बाद में जब जो बोटोन को पता चला कि हुआंग याओशी ने उसे धोखा दिया है, तो उसने शास्त्रों के ऊपरी भाग को चोरी होने से बचाने के लिए नौयिन नियमावली के ऊपरी भाग को पीच ब्लॉसम द्वीप पर हुआंग याओशी के निवास पर ले जाकर शास्त्रों को पुनः प्राप्त किया। उस समय फैंग हेंग का निधन हो चुका था और जो बोटोन के शब्दों से उत्तेजित हुआ हुआंग याओशी ने उसके साथ भयंकर युद्ध किया, अपनी दिव्य उंगली फड़कने की शक्ति का उपयोग करके जो बोटोन के पैर तोड़ दिए और उसे पीच ब्लॉसम द्वीप पर कैद कर दिया। हुआंग याओशी ने जो बोटोन को पीच ब्लॉसम द्वीप पर कैद कर दिया, हालांकि वह जो बोटोन को नौयिन नियमावली का ऊपरी आधा भाग सौंपने के लिए मजबूर करना चाहता था, उसका उद्देश्य नौयिन नियमावली की साधना करना नहीं था, बल्कि स्वर्ग में फैंग हेंग की आत्मा को शांति देने के लिए पूरी नौयिन नियमावली को फैंग हेंग की कब्र पर ले जाकर जला देना था। पीच ब्लॉसम मेरे के भीतर एक गुफा के अंदर लंबे बालों, लंबी दाढ़ी और लंबी भौहों वाला एक सफ़ेद बालों वाला बूढ़ा आदमी अपने कान को हल्का सा हिला रहा था। उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ गई और उसकी आकृति हिलती हुई उस जगह से गायब हो गई। हालांकि जो बोटोन को हुआंग याओशी ने पीच ब्लॉसम द्वीप पर 10 साल से भी ज्यादा समय तक कैद रखा था, फिर भी हुआंग याओशी के पास मूक नौकर थे जो हर दिन उसका भोजन और रोजमर्रा की जरूरत की चीजें पहुंचाते थे। आखिरकार हुआंग याओशी को भी एक पीढ़ी का मार्शल आर्ट ग्रैंड मास्टर माना जाता था, उनमें अभी भी अपना अहंकार था, वरना अगर उन्होंने कुछ तरकीबें अपनाई होती तो जो बोटोन बहुत पहले ही उनके हाथों मारा जा चुका होता और तब उनके लिए नौयिन मैनुअल ढूंढना आसान हो जाता। पीच ब्लॉसम द्वीप पर कुल मिलाकर कुछ ही लोग थे और इतने सालों में जो बोटोन ने द्वीप पर सभी के कदमों की आहट याद कर ली थी, इसलिए जब उसने अनजान कदमों की आहट सुनी तो उसके मन में तुरंत एक शरारती विचार आया। हे छाये में छिपे जो बोटोन ने वुलैंग को गुफा में प्रवेश करते देखा, मन ही मन हंसा और पीछे से उसकी ओर धीरे से बढ़ा। वाह! जो बोटोन ने वुलैंग के कंधे पर हल्के से थपथपाया, उसे डराने के लिए एक अजीब सा चेहरा बनाने ही वाला था कि तभी उसने अचानक एक बिना चेहरे वाले भूत का चेहरा घूमते देखा, जिससे वह बहुत चौंक गया और उसका आकार अचानक कई मीटर पीछे हट गया। हा, मैंने बहुत समय पहले सुना था कि बूढ़ा अर्चिन जो बोटोन खेलना बहुत पसंद करता है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतना डरपोक होगा। वुलांग ने जो बोटोन को डर के मारे पीछे हटते देखा और अपने चेहरे से नकाब उतारते हुए हंसे बिना नहीं रह सका। जो बोटोन ने वुलांग की बातों की परवाह नहीं की, बल्कि अपने तेज धड़कते दिल को थपथपाते हुए कहा, तुमने मुझे मौत के घाट उतार दिया, तुम्हारा नकाब बहुत डरावना है। अगर वुलांग ने कोई भयानक दांतेदार भूत का नकाब पहना होता तो जो बोटोन उसे नकली पाता और ज्यादा डरा नहीं होता, लेकिन इस तरह का बिना चेहरे वाला नकाब देखने में साधारण लगता है, फिर भी कभी कभी काफी डरावना हो सकता है। जो बोटोन के होश में आने के बाद उसने वुलांग के चारों ओर चक्कर लगाया, उसे ऊपर से नीचे तक नापा और पूछा, तुम कौन हो? मैंने तुम्हें पहले क्यों नहीं देखा? मेरा नाम वुलांग है, मैं रोनगर का पति हूँ और हुआंग याओशी का दामाद भी। हुआंग लाओक्सी का दामाद? जो बोटोन ने ये सुना आंखें सिकोड़ते हुए कहा, क्या हुआंग लाओक्सी ने तुम्हें यहाँ भेजा है? गलत मत समझो, मेरे ससुर इस समय एकांतवास में हैं, मैं यहाँ अकेली आई हूँ। मुझे तुम्हारे और मेरे ससुर के बीच की शिकायतों की भी थोड़ी समझ है। हालांकि मेरा मानना है कि इस मामले की मुख्य जिम्मेदारी मेरे ससुर की है, एक जूनियर होने के नाते उनकी अनुमति के बिना तुम्हें पीच ब्लॉसम द्वीप से रिहा करना मेरे लिए उचित नहीं है, इसलिए मैं खास तौर पर कुछ अनोखे खिलौने लाया हूँ ताकि तुम्हारी बोरियत दूर हो सके। वुलैंग ने खिलौनों वाला पैकेट निकालते हुए कहा। जो बोटोन ने पैकेट खोला और पाया कि उसमें कुछ छोटी छोटी चीजें थीं जो उसने पहले कभी नहीं देखी थीं, और उसने कुछ अविश्वास से पूछा, क्या ये सब सचमुच मेरे लिए हैं? जो बोटोन जैसे चंचल स्वभाव वाले व्यक्ति के लिए ये अनोखे खिलौने 9 येन मैनुअल से भी ज्यादा कीमती थे। अगर वांग चोंग्यांग की यह अंतिम इच्छा न होती कि वह 9 येन मैनुअल को अच्छी तरह छिपा दे, तो शायद वह 9 येन मैनुअल को टॉयलेट पेपर की तरह भी इस्तेमाल करता। जाहिर है, ये सारे तोहफे मैंने तुम्हारे लिए खास तौर पर तैयार किए हैं, गारंटी है कि ये तुम्हें सालों तक बिना बोर हुए मनोरंजन करते रहेंगे। ये खिलौने कैसे काम करते हैं? हमें पहले कौन सा खेलना चाहिए? जो बोटोन ने ये अनोखे खिलौने उठाए और कुछ अधीरता से पूछा। वुलांग ने ये सुना, उसके मुंह के कोने पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई और उसने 6 रंगों से ढका एक लकड़ी का रूबिक क्यूब उठाते हुए कहा, तो चलिए सबसे साधारण रूबिक क्यूब से शुरुआत करते हैं। ये लकड़ी का रूबिक क्यूब खुद वुलांग ने बनाया था। मिस्टीरियस गेट एस्केप तकनीक में भी कुछ सरल तंत्र शामिल थे, इसलिए उसके लिए लकड़ी का रूबिक क्यूब बनाना बहुत आसान था।
जो बोटोन कुछ देर तक वुलैंग के हाथ में रूबिक क्यूब को घूरता रहा, भौहें चढ़ाकर बोला, क्या ये सिर्फ लकड़ी का एक टुकड़ा नहीं है? इसमें इतना मज़ा क्या है? बूढ़े उर्चिन, इस रूबिक क्यूब को साधारण मत समझो, लेकिन असल में इसे खेलना इतना आसान नहीं है। रूबिक क्यूब के पैटर्न को उलट पलट कर खेलते हुए वू लैंग ने कहा, इस रूबिक क्यूब को नुकसान पहुंचाए बिना अगर तुम रूबिक क्यूब के सभी 6 किनारों को उनकी मूल स्थिति में वापस ला सको तो तुम ये खेल जीत जाओगे। ये खेल बहुत आसान है। वू लैंग का परिचय सुनने के बाद जो बोटोंग ने बेपरवाही से उसके हाथ से रूबिक क्यूब ले लिया और उसे वापस लाने की कोशिश करने लगा। 10 मिनट बाद जो बोटोंग ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए आखिरकार रूबिक क्यूब के पहले हिस्से को वापस ला दिया। उसने वुलांग से गर्व से कहा, देखो, मैंने एक तरफ तो ठीक कर ही दिया है। इस रफ्तार से तो मैं आधे घंटे से भी कम समय में पूरा रूबिक क्यूब ठीक कर दूंगा। वुलांग ने जो बोटोंग के आत्मसंतुष्ट भाव को देखा और अपनी हंसी रोकते हुए उसकी तारीफ की, कमाल है, कमाल है। जैसी उम्मीद थी उस बूढ़े अर्चिन से। जब मैंने रूबिक क्यूब का पहला पहलू ठीक किया था तो मुझे पूरा 1 घंटा लग गया था। तुम देखते भी नहीं कि मैं कौन हूँ। मैं बूढ़ा अर्चिन जो बोटोंग हूँ। जो बोटोंग ने वुलांग को ये कहते सुना और उसका दिल और भी खुश हो गया। डिंग। जो बोटोंग खिलाड़ी की चापलूसी से बहुत फूल गया था और उसने एक 9 यिन मैनुअल स्किल बुक और 8 सिम गेम सिक्के गिरा दिए। वू लैंग ने अपने कानों में सिस्टम प्रॉम्प्ट की गूंज सुनी, उसकी चमकदार आंखों में एक तेज चमक चमक उठी और जो बोटोंग की ओर उसकी निगाहें और भी अधिक उत्साही हो गई। हालांकि जो बोटोंग को रूबिक क्यूब के एक पहलू को ठीक करने में सिर्फ 10 मिनट लगे, लेकिन जितने कम पहलू ठीक किए गए खिलौना उतना ही आसान होता गया और जितने ज़्यादा पहलू ठीक किए गए खिलौना उतना ही मुश्किल होता गया। शुरुआत में जो बोटोंग ने सोचा था कि वह आधे घंटे से भी कम समय में रूबिक क्यूब के सभी 6 पहलू ठीक कर लेगा, लेकिन पलक झपकते ही 2 घंटे से ज़्यादा समय बीत गया और वह सिर्फ 3 पहलू ही ठीक कर पाया। वुलांग ने जो बोटोंग को रूबिक क्यूब से जूझते देखा और एक चंचल मुस्कान के साथ कहा, जो बोटोंग, देर हो रही है। तुम अकेले ही खेलते रहो, मैं पहले वापस आता हूँ। जो बोटोंग ने सुना कि वुलांग जाने वाला है और जल्दी से चिल्लाया, जरा रुको। क्या तुमने अभी नहीं कहा था कि रूबिक क्यूब सबसे आसान खिलौना है? फिर मुझे दिखाओ कि तुम इसे कैसे ठीक करते हो। क्लिक क्लिक क्लिक। वुलांग मुस्कुराया, जो बोटोंग के हाथ से रूबिक्स क्यूब लिया और हल्के से उस पर थपथपाया मानो पियानो बजा रहा हो। 30 सेकंड से भी कम समय में अस्त व्यस्त रूबिक्स क्यूब अपनी मूल स्थिति में आ गया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। जो बोटोंग ने वुलांग के हाथ में 6 भुजाओं वाले रूबिक्स क्यूब को देखा, अविश्वास से अपनी आंखें मली और चौंक कर पूछा, तुमने ये कैसे किया? दरअसल इस रूबिक्स क्यूब को बजाने का कोई राज नहीं है, बस अभ्यास से ही निपुणता आती है। उस समय मुझे सभी 6 भुजाओं को ठीक करने में पूरा 1 महीना लगा था। वू लैंग ने अपने हाथ में रूबिक क्यूब को फिर से उलट पुलट कर दिया और गंभीरता से उसे चकमा देने की कोशिश की, लेकिन जो बोटोंग, तुम्हारी प्रतिभा मुझसे भी ज्यादा है। रूबिक क्यूब के 3 पहलू ठीक करने में तुम्हें सिर्फ 2 घंटे लगे। मुझे विश्वास है कि तुम इस रूबिक क्यूब को सिर्फ आधे महीने में ठीक कर पाओगे। मैं इस रूबिक क्यूब को आधे महीने में ज़रूर ठीक कर दूंगा। वू लैंग की बात सुनते ही जो बोटोंग का जोश फिर से जाग उठा। उसने जोर से सिर हिलाया और एक बार फिर रूबिक क्यूब ठीक करने के खेल में खो गया, खुद को छुड़ा नहीं पाया। डिंग। खिलाड़ी के सिम की वजह से जो बोटोंग का आत्मविश्वास बढ़ गया है, उसने एक डुअल हैंड एम्बिडेक्सटेरिटी स्किल बुक और 7 सिम गेम सिक्के गिरा दिए हैं। वुलांग ने जो बोटोंग को रूबिक क्यूब से जूझते देखा, उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी और वह कुछ हद तक आत्मसंतुष्ट कदमों से गुफा से बाहर निकल गया। जब ठंडी रात ने जमीन को ढक लिया और हुआन रोन कोड़ों की मार से थकाकर गहरी नींद में सो गया, तो वुलांग के विचार जागृत हुए और वह सिम स्पेस में प्रवेश कर गया। सिम स्पेस में प्रवेश करते ही वुलांग ने सीधे 9 यिन मैनुअल और 2 हस्त कौशल पुस्तकों का उपयोग किया और ये 2 नए कौशल सीखे। हालांकि 9 यिन मैनुअल का रैंक ड्रैगन सबड्यूइंग 18 पाम्स और लिंगबो माइक्रोस्टेप जैसी मार्शल आर्ट के समान था, 9 यिन मैनुअल में विभिन्न मार्शल आर्ट शामिल थे, इसलिए इसका मूल्य ड्रैगन सबड्यूइंग 18 पाम्स और अन्य मार्शल आर्ट से कहीं अधिक था। ड्रैगन वशीकरण 18 हथेलियों को अशिक्षित से प्रवेश स्तर तक बढ़ाने के लिए 100 सिम्पसार की आवश्यकता होती है, जबकि 9 यिन मैनुअल को प्रवेश स्तर तक बढ़ाने के लिए 200 सिम्पसार की आवश्यकता होती है, जो ड्रैगन वशीकरण 18 हथेलियों से 2 गुना है। वू लैंग थोड़ा हिचकिचाया, उसने दिव्य क्षमता कौशल पुस्तक निकाली जो उसने पहले हुआंग याओशी से प्राप्त की थी और फिर उसे अपघटन मशीन में फेंक दिया। चूंकि द्वैत हस्त उभय हस्तता एक सहायक कौशल है और वू लैंग के पास पर्याप्त सरल सार नहीं था, इसलिए वह द्वैत हस्त उभय हस्तता के कौशल स्तर को बढ़ाने की जल्दी में नहीं था। अगले कुछ महीनों में वू लैंग अपना अधिकांश समय हर दिन हुआन रोन के साथ बिताता था और कभी कभी वह जो बोटोन के साथ खेलने के लिए भी समय निकालता था, जिससे उसे कई सरल खेल सिक्के और कौशल पुस्तकें भी प्राप्त हुईं।
चूंकि वू लैंग ने शे डियाओ यंग जियोंग जुवान साधना कार्ड का उपयोग करके इस लोक में प्रवास किया था, इसलिए वह इस लोक में अधिकतम 1 वर्ष तक ही रह सकता था। जैसे जैसे 1 वर्ष की अवधि नज़दीक आती गई, वू लैंग हुआंग रोन के साथ बिताए हर पल को और भी अधिक संजोने लगा। हर बार वह चाहता था कि वह अपना पूरा अस्तित्व उसमें विलीन कर दे। हालांकि वू लैंग चाहे कितना भी अनिच्छुक क्यों न हो, समय दिन ब दिन बीतता गया। केवल एक ही चीज़ जो उसे राहत दे सकती थी, वह थी यह खबर कि वह भविष्य में इस लोक में वापस आ सकेगा। तियानशा गेम सिस्टम निर्देश पुस्तिका में दर्ज जानकारी के अनुसार, जब भी वू लैंग इस दुनिया से बाहर निकलता है तो वह वर्तमान दुनिया के निर्देशांक और समय बिंदु का पता लगाने के लिए एक निश्चित मात्रा में सिम गेम सिक्के खर्च कर सकता है। जब तक दुनिया के निर्देशांक और समय बिंदु लॉक हैं, तब तक जब वू लैंग भविष्य में फिर से शे डियाओ यंग जियोंग जुवान दुनिया में प्रवेश करने वाला कोई उपकरण खींचेगा तो वह एक बार फिर इस समय बिंदु में प्रवेश करेगा। इस तरह हुआंग रोंग और अन्य लोगों की नज़र में ऐसा लगेगा जैसे वह कभी गया ही नहीं था। डिंग, 1 साल की साधना अवधि समाप्त हो गई है। खिलाड़ी, क्या आप वर्तमान दुनिया के निर्देशांक और समय बिंदु का पता लगाने के लिए 100 सिम गेम सिक्कों का उपयोग करना चाहते हैं? यदि आप सही समय बिंदु का पता नहीं लगा पाते हैं, तो इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि अगली बार जब आप इस दुनिया में प्रवेश करेंगे तो आप एक समानांतर दुनिया में प्रवेश करेंगे। जैसे ही 1 साल की अवधि आई, वू लैंग के कानों में सिस्टम की संकेत ध्वनि तुरंत गूंज उठी। वू लैंग ने अपने कानों में सिस्टम की संकेत ध्वनि सुनी और बिना किसी हिचकिचाहट के चुपचाप सोचा, वर्तमान विश्व के निर्देशांक और समय बिंदु का पता लगाने के लिए 100 सिम गेम सिक्कों का उपयोग करो। हालांकि वू लैंग के पास अभी कुल 114 सिम गेम सिक्के थे, फिर भी उसे ये सिम गेम सिक्के खर्च करने थे। वरना अगर वू लैंग भविष्य में फिर से शे डियाओ यंग जियोंग जुवान विश्व में स्थानांतरित हो जाता और पाता कि हुआंग रोंग और गो जिंग ने एक बच्चे को जन्म दिया है, तो भी एक समानांतर विश्व में उसे ऐसा लगेगा जैसे उसके सिर पर एक हरी टोपी है। वर्तमान विश्व के निर्देशांक और समय बिंदु निश्चित कर दिए गए हैं। वापसी की उल्टी गिनती 3, 2, 1। जैसे ही सिस्टम प्रॉम्प्ट ध्वनि की उल्टी गिनती समाप्त हुई, अचानक कहीं से एक सफ़ेद रोशनी का गोला प्रकट हुआ, जिसने वू लैंग के शरीर को ढक लिया और तुरंत इस स्थान से गायब हो गया। फुसफुसाहट, फुसफुसाहट, फुसफुसाहट। गर्मी की लहरें उसकी ओर बढ़ीं और उस तपती आभा ने वू लैंग को उसकी यादों और अनिच्छा से वापस ला दिया। उसने जल्दी से अपना मिंक फर कोट उतार दिया और ठंडे कपड़े पहन लिए। वू लैंग ने आसपास का जायजा लिया तो 1 साल पहले की यादें उसके मन में तुरंत उभर आईं। हालांकि वह शे डियाओ यंग शियोंग जुवान विश्व में पूरे 1 साल तक रहा था, लेकिन डूक्यू महाद्वीप पर केवल एक दिन ही बीता था। इस रेगिस्तानी पत्थर के मैदान में रेत के भाड़े के सैनिकों की बिखरी हुई लाशें और उनके टूटे हुए हथियार अभी तक हवा और रेत से पूरी तरह दबे भी नहीं थे। वू लैंग ने अपने आसपास युद्ध के बचे हुए निशानों को देखा और अपने शरीर के भीतर उमड़ते हुए डूक्यूई को महसूस किया और खुद को रोक नहीं पाया, लेकिन कहा, वास्तव में एक विद्वान जो 3 दिनों से दूर है, उसे नई आंखों से देखा जाना चाहिए।